अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आपके लिए एक नया नावल जिसका नाम है भीगी पलकों पे नाम तुम्हारा है। नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल भीगी पलकों पे नाम तुम्हारा है। पूरे गांव में खामोशी का समा था। रंग बिरंगी चिड़ियां अपने रब पाक की सनाख्वानी करती अपनी खूबसूरत आवाज़ में हसीन सुबह की बरकतों की नवीद सुना रही थीं। गांव की कच्ची ज़मीन पर रात भर बारिश की वजह से भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। अजान शुरू होने में थोड़ा वक्त था। गांव की औरतें अपने खानदान की खिदमतों में बिस्तर से उठती चूल्हा चौकी संभालने लगी। ये गांव बाकी गांव के लिहाज से काफ़ी हद तक खुद मुख्तार था, क्योंकि यहाँ पर शाह साईं की हुकूमत थी। कासिम शाह साईं इस गांव के सरपंच थे। बरसों से उन्हीं का खानदान इस गांव की देखरेख कर रहा था। इस वक्त सुबह के 5 बजे थे। हवेली के सब नौकर शाह साईं के उठने का इंतजार कर रहे थे। अभी अजान होने में थोड़ा सा वक्त बाकी था। शाह साईं को सुस्ती से नफरत थी और इस हवेली के मुलाजमों को शाह साईं के गुस्से से खौफ आता था। शाह साईं की मर्जी के खिलाफ इस हवेली में कुछ नहीं हो सकता था। इस हवेली में तो क्या, इस गांव में भी शाह साईं की मर्जी के खिलाफ पत्ता तक हिल नहीं सकता था। इंसाफ के मामले में वो औलाद के साथ भी नरमी से पेश ना आते थे। लोग इन्हें सख्त गिर कहते थे, क्योंकि अपने 2 जवान बेटों और दामाद को दफनाते हुए इनकी आंखों से एक आंसू तक ना गिरा था। इस हवेली में बरसों से सिर्फ शाह साईं की ही चलती आई थी और आगे भी ना जाने कितने बरसों तक उन्हीं की चलनी थी। इनके असूल, इनका रौब पूरे खानदान के साथ पूरे गांव पर फैला हुआ था। कत्लो गैरत के मामलों से लेकर गांव के घर घर के पानी का मामला तक शाह साईं खुद संभालते थे। ये गांव उनके लिए सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि उनका अपना घर था, इनका खानदान था जिसका ख्याल रखना अपना फर्ज समझते थे। आज से 18 साल पहले इस हवेली पर मलकों का ऐसा कहर टूटा जो इनका खानदान तबाह कर गया, इनके घर का रेजा रेजा कर गया। इनकी 5 औलादें सबसे बड़े आलिम शाह इनकी 5 औलादें सबसे बड़े आलिम शाह, इनके बाद हालिम शाह, इनके बाद बेटी रिजवाना शाह और फिर अहमद शाह, और उन सब के बाद उनकी सबसे लाडली और प्यारी बेटी आहाना, जिसका नाम लेते हुए भी अक्सर इनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते। इस हवेली के सभी लोग शाह साईं के लिए बहुत अहम थे, सिवाय हुरिया के। वो मासूम से बेकसूर लड़की इस घर में हर किसी की नफरत का शिकार थी, और इस नफरत की वजह से इसकी अम्मा आहाना शाह नहीं बल्कि बाप एहसन मलिक था। इसका बाप जिसे इसने ज़िंदगी में कभी देखा तक ना था, जिसका लम्स इसने कभी महसूस ही ना किया था। इस शख्स की नफरत की वजह से वो इस हवेली के बीच नफरतों का शिकार थी। वो अक्सर सोचती है कि वो इन सब की नफरतों का शिकार क्यों है। नाना साईं इसकी तरफ देखना पसंद नहीं करते थे। एक करदम लाला थे जो इससे मोहब्बत से पेश आते, मोहब्बत से तो मुकद्दम लाला भी पेश आते थे, लेकिन वो खुद को लाला नहीं कहने देते थे। वो इसे अपनी नज़रों से बहुत से पैगाम देते थे। ये नहीं था कि वो उनकी नज़रों के पैगामात समझ नहीं सकती थी, वो इतनी भी बच्ची ना थी। वो कभी मुकद्दम शाह की मोहब्बत की तरफ पेशकदमी नहीं कर सकती थी। शायद वो अपनी औकात इस हवेली में अच्छे से समझती थी। करदम लाला और मुकद्दम लाला के अलावा अगर तायशा की बात की जाए तो इसे सिर्फ अपने मतलब के वक्त ही हुरिया याद आती थी। इस बेजरर सी लड़की से तायशा को भला क्या मतलब हो सकता है, सिवाय करदम शाह के वो इसके बचपन का मंगेतर था, इसका साथी था, इसके ख्वाबों का शहजादा था। तायशा का हर जज्बा इसके साथ जुड़ा था, लेकिन करदम के ख्यालात इससे थोड़े अलग थे। इसका कहना था कि अंगूठी पहना दी है, शादी भी कर लूंगा, लेकिन ये प्यार मोहब्बत की मीठी बातें करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, ये सब कुछ शादी के बाद ही सूट करता है। शादी से पहले ये सब फजूलियात हैं। मंगनी कोई ऐसा मजबूत रिश्ता नहीं जिसके बिना पर वो तायशा को ख्वाबों की दुनिया दिखाना शुरू कर दे। करदम की नज़रों में मंगनी की कोई अहमियत ना थी। अहमियत थी तो सिर्फ अपने दादा साईं की ज़बान की, जिसकी वजह से तायशा करदम शाह इसके नाम पर बैठी थी। रिजवाना खाला साईं ने अभी भी किचन में कदम रखा था, लेकिन हर रोज़ की तरह आज भी पहले हुरिया को यहाँ देखकर इनका मूड ख़राब हो गया। सुबह सुबह इस मनहूस की शक्ल देख ली, सारा दिन बुरा गुजरेगा। कितनी बार खाए, सुबह सुबह ये शक्ल मत दिखाया करो मनहूस कहीं की। खाला साईं किचन से बाहर निकल गई थी। इनका सुबह सुबह हुरिया की शक्ल देखकर अपना मूड मजीद ख़राब करने का कोई इरादा ना था। हुरिया को इन सब की बातों की आदत थी, लेकिन हर रोज़ ये बातें बर्दाश्त करते करते वो नाजुक सी लड़की अंदर ही अंदर ख़त्म होती जा रही थी। इसने एक नज़र मामी साईं की तरफ देखा, जो हर रोज़ की तरह सब कुछ सुनकर भी खामोश थी, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे वो इन सब से बिल्कुल अनजान हो। 18 साल पहले मामू साईं के इंतकाल के बाद अब तक वो सिवाय मुकद्दम साईं और नाना साईं के किसी से बात ना करती। उन्हें सिवाय अपने बेटे के किसी से मतलब ना था। हवेली में क्या होता है, क्यों होता है, उन्हें किसी बात की परवाह नहीं थी। इस वक्त भी वो अपने बेटे के लिए नाश्ता बना रही थी। हर रोज़ की तरह आज भी खाला साईं की बातें इग्नोर करते हुए हुरिया ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और नाश्ता उठाकर बाहर ले आई, जबकि इसके पीछे मामी साईं ने बस एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा था।
करदम लाला कमरे में नाश्ता करेंगे। खाला साईं की निगाहों को आगे पीछे जाते देखकर वो फौरन बोली, किसने पूछा है तू इससे हर बात में टांग ना अड़ाया कर। खाला साईं गुस्से से कहती अपनी बेटी की तरफ देखने लगी। वो जो कब से नफरत ज़दा नज़रों से इसे घूर रही थी, अचानक ही इनकी नज़र में अपनी बेटी के लिए मोहब्बत उमड़ आई। जा तायशा, करदम साईं ऊपर हैं, जाके नाश्ता दे आ। अम्मा साईं के कहने पर तायशा आगे आई और हुरिया के हाथ से ट्रे ले ली तो हुरिया ने शरारती नज़रों से देखते हुए ट्रे इसके हवाले कर दी थी, जिस पर वो शर्माती हुई करदम के कमरे की तरफ चल दी। इसने हल्की सी दस्तक देकर अंदर आने की इजाज़त चाही और इजाज़त मिलते ही दरवाजे की हदूद पार करती अंदर दाखिल होकर अपने महबूब का दीदार करने लगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कितनी बार मना किया है तुम्हें मेरे कमरे में मत आया करो। इसे अपने कमरे में देखते ही करदम के बेशिकन माथे पर बल पड़ चुके थे। वो करदम साईं, हुरिया कॉलेज के लिए लेट हो रही थी। बेचारी, जिस दिन आप घर पे होते हैं आपका नाश्ता बनाते हुए लेट हो जाती है, लेकिन अम्मा साईं ने कहा है कि सारे काम की जिम्मेदारी है और ये मुझे करने चाहिए। आज नहीं तो कल हुरिया चली जाएगी और आपको तो इसकी इतनी आदत हो गई है करदम साईं कि अपने सारे काम आप इसी से करवाते हैं। लेकिन ये सब मेरी जिम्मेदारी है जो मुझे समझना चाहिए, इसलिए मैंने आपका नाश्ता बना दिया। वो नज़रें झुकाए झूठ बोलने लगी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने तुमसे पूछा कि मैंने तुम्हें अपने कमरे में आने से मना किया था तो तुम क्यों आई हो? वो इसकी शर्म हया को इग्नोर किए बोला। वो जो इसे देखकर अपनी बेचैन नज़रों को सुकून देने आई थी, नज़र उठाकर इसे देख भी ना पाई। मैं पहले भी मना कर चुका होता है हूँ तायशा, अब भी मना कर रहा हूँ। शादी के बाद तुम्हें इस कमरे में आना है और इस घर में ही नहीं बल्कि इस पूरे गांव में मेरी बहुत इज्जत है और तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है। मैं नहीं चाहता कि नौकरों की नज़र में आकर तुम बदनाम हो जाओ, क्योंकि अपने खिलाफ मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन दादा साईं की इज्जत पर हर्फ आया तो खुद को ख़त्म कर दूंगा। इस तरह से ना कहीं करदम साईं, तायशा ने तड़प कर इसकी बात काटी। मैंने कहा जाओ यहाँ से तायशा। करदम ने इस बार ज़्यादा सख्ती से कहा तो वो नज़र झुकाती कमरे से बाहर निकल गई। इसे खुद पर तरस आ रहा था। वह आज 3 दिन के बाद घर आया था और संगदिल महबूब ने इसे जी भर के देखने भी ना दिया। इसे अपने पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। जबकि खाना का पहला नवाला लेते ही करदम समझ चुका था कि खाना किसने बनाया है। इसे तायशा की ये बात बहुत बुरी लगती थी कि वो इससे जुड़ी हर बात पे झूठ बोलती थी। अपने बेटे का नाश्ता बनाकर वो इस कमरे में आ गई। नाजिया ने एक नज़र पूरे कमरे को देखा और फिर अपने बेटे को, जो इनसे बेखबर पुरसकून नींद सो रहा था। रात दोस्तों के साथ जाने की वजह से वो बहुत देर से वापस आया था। मुकद्दम शाह ज़िंदगी गुजारने वालों में से नहीं, ज़िंदगी जीने वालों में से था। वो अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जी रहा था। करदम शाह के मुकाबले में वो ज़रा लापरवाह था। इसकी ज़िंदगी में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा अहमियत रखती थीं। एक इसकी माँ, दूसरी इसकी आज़ादी और तीसरी हुरिया। हुरिया के लिए इसके जज्बात नाजिया बचपन से ही देखती आई थी और इसे लेकर बहुत टची था। नाजिया जानती थी कि वो हुरिया के लिए अपने दिल में जज्बात रखता है, लेकिन वो हकीकत को कबूल नहीं करना चाहती थी और ना ही इस हकीकत का सामना। वो अपने शोहर के कातिल की बेटी से अपने बेटे की मोहब्बत को कबूल नहीं करना चाहती थी। अभी तक मुकद्दम शाह ने उनसे खुद इस बारे में कोई बात ना की थी, लेकिन वो जानती थी कि आज नहीं तो कल मुकद्दम शाह अपनी माँ को अपनी पसंद ज़रूर बताएगा। लेकिन इस मामले में कुछ हद तक पुरसुकून भी थी, क्योंकि मुकद्दम शाह का बचपन से ही और रिश्ता इसकी चाचा जात सवेरा से तय था, जिसकी पैदाइश पर ही मुकद्दम शाह के बाबा हालिम शाह ने सवेरा के हाथ में मुकद्दम शाह के नाम की अंगूठी पहनाई थी। अहमद शाह लंदन में अपनी 2 बेटियों के साथ रहते थे। अब तक उन्हें सवेरा की शादी के सिलसिले में यहाँ आ जाना चाहिए था, लेकिन बाबा साईं की नाराज़गी की वजह से वो अभी तक यहाँ ना आए थे। बाबा साईं इनका चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे। बाबा साईं की नाराज़गी बिल्कुल सही थी। इस मामले में घर का कोई फर्द कुछ ना कहता। अहमद शाह को माफ़ करना या सज़ा देना बाबा साईं के हाथ में था। उठ जाएं बेटा साईं, सुबह हो चुकी है। आपके दादा साईं का ऑर्डर है कि आपको 9 बजे डेरे पर पहुंचना है। नाजिया ने मोहब्बत से मुकद्दम शाह को जगाने की कोशिश की। वो जानती थी कि वो इतनी आसानी से नहीं उठेगा, इसलिए दादा साईं का नाम लेना बहुत ज़रूरी था। लेकिन ये भी सच था कि 9 बजे से डेरे पर पहुंचना था। दादा साईं अपने दोनों पोतों में गांव के गरीब और बेबस लोगों के लिए एहसास देखना चाहते थे। करदम तो इस मामले में मुकद्दम से बहुत आगे था। वो गांव वालों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता था। सारे गांव को यकीन था कि इस गांव का अगला सरपंच करदम शाह होगा। लेकिन दादा साईं का कहना था कि वो अपने दोनों पोतों को आजमाएंगे, जो इस गद्दी के लायक हुआ इसको ही ये गद्दी दी जाएगी। लेकिन अब वो मुकद्दम से नाउम्मीद होते जा रहे थे, क्योंकि मुकद्दम को गद्दी में कोई इंटरेस्ट ना था। इसे सबसे ज़्यादा अपनी आज़ादी प्यारी थी, जिसमें वो किसी किस्म का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुबह बखैर मेरा चांद। इसे उठते देखकर नाजिया ने मोहब्बत से इसकी पेशानी चूमी। बाबा साईं बहुत तारीफ कर रहे थे सुबह आपकी, कह रहे थे कि आप शेर का शिकार करके लाए हैं। नाजिया मुस्कुराते हुए बताने लगी और साथ में इसका नाश्ता मेज़ पर लगाने लगी, जबकि वो इनकी बातों पर मुस्कुराता फ्रेश होने चला गया। जल्दी करे बेटा साईं, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। नाजिया के लहजे में इसके लिए मोहब्बत थी। वो मुस्कुराते हुए बाहर आया और इनकी पेशानी पर अपने लब रखे। वो जब रात शराब पी के सोता था तो सुबह अपनी माँ से तब तक बात नहीं करता था जब तक इस शराब की बदबू इसके मुंह से चली ना जाए। दादा साईं ने अपने पोतों को हर तरह की आज़ादी दी थी। यही वजह थी कि नाजिया अपने बेटों को बुरी आदतों से की तरफ जाने से रोक ना पाई। दादा साईं का कहना था कि वो खानदानी जागीरदार हैं और इस तरह की आज़ादी इनके खानदान इनके हर मर्द को दी जाती है। लेकिन इतनी बुरी आदतों के बावजूद भी मुकद्दम शाह अपने बड़ों की इज्जत और एहतराम में कभी कमी ना करता, जबकि यही सारी आज़ादियाँ करदम को भी मुयस्सर थी। लेकिन आवारागर्दी, शराब, रात देर तक पार्टियाँ, ये सब करदम को हरगिज़ पसंद ना था।
इसे बस डेरे पर जाना अच्छा लगता था। वहाँ ना जाने कितने घंटे बैठा रहता था। इसे महफ़िल पसंद न थी, वो तन्हाई पसंद था। वो अपना ज़्यादा वक़्त अपने आप के साथ गुज़ारता था। अम्मा साईं, आपके हाथ में जादू है। वो इनके हाथ चूमता नाश्ता करने में मसरूफ़ हो चुका था, जबकि नाज़िया अपने वजाहत के मुँह बोलते सबूत को देख रही थी, जो अपने बाप के सब नक्श चुराए इसके सामने बड़ी शान से बैठा था। इसकी खूबसूरती लफ्ज़ों की मोहताज न थी। इसकी गहरी ऐसे आँखें ही सामने वाले को अपना असीर कर लेती थी। वो हर सुबह इसको अपने सामने बिठाकर नाश्ता करवाती थी, और जिस दिन वो इनके सामने नाश्ता किए बगैर चला जाए, इनका सारा दिन बेचैनी से गुजरता। बस सारा दिन एक ही सोच सर पर सवार रहती, न जाने इनके बेटे ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। और मुकद्दम शाह जानता था कि इसकी माँ सिवाय इसकी हवेली में किसी से बात नहीं करती थी। इसलिए वो चाहे जितना भी मसरूफ़ क्यों ना हो, अपनी माँ के लिए हर रोज़ वक्त ज़रूर निकालता था, जो उसे देख कर जीती थी। इनका खास आदमी सदीक बहुत दिनों से ही सवेरा पर नज़र रखे हुए था। सवेरा की जो खबरें उन्हें मिल रही थी, इसकी वजह से वो इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। सवेरा का बाहर लड़कों के साथ घूमना, शराब नोशी करना, ये इनके ख़ानदान की औरतों की रवायात ना थी। उन्होंने शुरू ही से अपनी बेटियों पर कोई पाबंदी ना लगाई थी। शायद यही इसी का नतीजा था, जो सवेरा मुकम्मल इनके हाथ से निकल चुकी थी। इन्हें सवेरा पर बहुत गुस्सा था। इस वक्त रात के 1 बजे वो इसका इंतज़ार कर रहे थे। सदीक ने जिस लड़के के बारे में बताया था, वो एक अंग्रेज़ था, और अहमद शाह ये भी समझ रहे थे कि उनकी बेटी बहुत जल्द इस अंग्रेज़ की वजह से उनसे बगावत करने वाली है। और हकीकत यही थी कि सवेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ मुकद्दम शाह की अमानत थी। इसकी आज़ादी अपनी जगह, लेकिन वो रिश्ता तोड़ नहीं सकते थे। एक यही आखिरी सहारा था हवेली वापस जाने का, बाबा साईं से मिलने का, इनसे माफ़ी मांगने का। और इनकी लाडली बेटी इनसे ये आखिरी सहारा भी छीन लेना चाहती थी, जो इन्हें हरगिज़ गवारा ना था। सवेरा, ये कौन सा वक्त है घर आने का? अहमद शाह ने गुस्से से अपनी बेटी से कहा। बाबा साईं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थी, और आपको तो पता है फ्रेंड्स के साथ वक्त तो लग ही जाता है। इसके लहजे में लड़खड़ाहट अहमद शाह पर बहुत कुछ जाहिर कर रही थी। थप्पड़ की गूंज ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। धड़कन दौड़कर नीचे आई, लेकिन अहमद शाह को गुस्से में देखकर वहीं से पलट गई। अहमद शाह ने इसे जाते हुए देख लिया था। बाबा साईं, आपने मुझ पर हाथ उठाया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं ना ये इल्लीगल है। सवेरा अपनी तमीज़ और तरबियत को पैरों तले रोनते हुए बोली। बदतमीज़, तुम मुझे बताओगी क्या इल्लीगल है? वो गुस्से से दहाड़ते हुए बोले। वो अभी तक इस बात का यकीन नहीं कर पा रहे थे कि इनकी बेटी सच में नशे की हालत में बेहुदा लिबास में इनके सामने खड़ी है, और अब इसके गुस्ताखाना लहजे ने इन्हें मजीद गुस्सा दिलाया था। वो जानते थे कि ये उनकी दी गई झूठ का नतीजा था। कान खोलकर सुन लो सवेरा, ये जो कुछ करती तुम हो फिर रही हो, एक एक बात की खबर है मुझे। इन लड़कों से अपनी दोस्ती ख़त्म करो, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुमसे तुम्हारी आज़ादी छीन लूँ। एक बात, जो खबरें मुझे मिल रही हैं, इनमें से अगर 1% भी सच हुआ, तो आपने मेरे पीछे जासूस छोड़े हुए हैं। शक तो मुझे पहले ही था, लेकिन अब यकीन हो गया है। क्यों बाबा साईं, ये सब कुछ आपने ये जानने के लिए किया है कि आप पता लगा सकें कि मेरे ये सब कुछ आपने ये जानने के लिए किया है कि आप पता लगा सके कि मेरे बॉयफ्रेंड है या नहीं? तो सुन लें, विलियम मेरा बॉयफ्रेंड है। चट्टाख। इसकी बात अभी मुकम्मल ना हुई थी कि अहमद शाह का हाथ फिर से उठा। खबरदार, तो तुमने ये बात दोबारा की। कान खोल कर सुन लो सवेरा, मुकद्दम शाह की अमानत हो तुम। इस घर में और इस अमानत में खयानत अहमद शाह मरते दम तक नहीं करेगा। सदीक, आज के बाद ये घर से बाहर ना निकले। वो अपने खास मुलाजिम को ऑर्डर देते हुए जाने लगे। नहीं बाबा साईं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने मुझे ज़बरदस्ती इस घर में रोकने की कोशिश की, तो मैं पुलिस में जाऊंगी, और आप जानते हैं इस मुल्क का कानून आपके हुक्म का गुलाम नहीं है। वो बिना खौफ और डर के बोली। नहीं बेटा साईं, आपके बाबा साईं के आगे इस मुल्क की कानून की कोई औकात नहीं। जो औलाद को बागी कर दे, इस कानून को हम अपने पैरों की जूती के नीचे कुचलते हैं। वो मगरूराना अंदाज जीने चढ़ने लगे। इनका इरादा धड़कन के पास जाने का था। आज जो कुछ भी हुआ, इससे वो कितना डर गई होगी, इस बात का उन्हें अच्छे से अंदाजा था। सवेरा ज़िद और अकड़ के मामले में अहमद शाह पर थी, जबकि धड़कन हर मामले में अपनी माँ पर थी। डर, प्यार, एहसास, शरारत, इसकी हर बात में उन्हें अपनी जान से प्यारी बीवी याद आती। धड़कन के हर अंदाज में मलाइका का अक्स झलकता था। एक ये भी वजह थी कि अहमद शाह को इनकी ये अजीज तो सवेरा भी थी, लेकिन इसकी अकड़ और जिद्दीपन इसे अहमद शाह से दूर कर रहा था। तुम कॉलेज नहीं गई अभी तक हुरी? करदम शाह भी नीचे आया था। इसका इरादा डेरे पर जाने का था। नहीं करदम लाला, वाइट ड्राइवर चाचा किसी काम के सिलसिले में शहर चले गए हैं, इसलिए मैं आज छुट्टी पर हूँ, नहीं जा पाई। हुरिया ने वजह बताई। तो मुझे जगा लेती, तुम्हारे एग्जाम्स होने वाले हैं। तुम इस तरह लापरवाही कैसे कर सकती हो? इसका नतीजा जानती हो ना तुम? करदम ने सख्त लहजे में कहा। वो शुरू ही से औरतों की तालीम के हक में था। वो तायशा को भी आगे पढ़ने का कई बार कह चुका था, लेकिन इसे आगे पढ़ने में कोई दिलचस्पी ना थी। वो लाला, आप सो रहे थे, और वैसे भी 3 दिन के बाद आप ठीक से आराम कर रहे थे। मुझे आपको जगाना मुनासिब नहीं लगा। हुरिया ने नज़रें झुकाकर कहा। आइंदा अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाचा ना हो तो मुझे कह दिया करो, वरना मुकद्दम साईं भी घर पर ही होते हैं। इस वक्त करदम ने समझाते हुए कहा, जबकि वो तो मुकद्दम का नाम सुनते ही परेशान हो गई। वो जो जब भी इससे अकेले में मिलता अजीब अजीब बातें करता। इसे तो मुकद्दम की कुछ बात समझ ही नहीं आती थी, लेकिन इसके प्याम देती नज़रें इसे खौफ में मुतला कर देती। वो मुँह से कम आंखों से ज़्यादा बातें करता था। मुकद्दम शाह की बातों के बारे में इसने कई बार किसी न किसी को बताने के बारे में सोचा, लेकिन
इस हवेली में मुकद्दम शाह को कोई कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि वो नाना साईं के लाडले थे। उन्हें तो बताने का सोच भी नहीं सकती थी। खाला साईं तो इसे कलाम तक पसंद करना नहीं करती थी। मामी साईं तो किसी से भी बात नहीं करती थी, और वैसे भी मामी साईं के तो वो बेटे थे। तायशा से कहती तो वो इसका मजाक उड़ा देती, क्योंकि मुकद्दम शाह पर तो पूरे गाँव की लड़कियां मरती थी। करदम लाला से इस तरह की बात करना नामुमकिन था। करदम डेरे पर जा चुका था, जबकि इसकी आज की क्लास कॉलेज से छुट्टी हो चुकी थी, इसलिए वो अपना फेवरेट काम कुकिंग करने के लिए किचन में आ गई। अहमद शाह ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और अंदर दाखिल हुए। धड़कन ने नजरें उठाकर उन्हें देखा। मेरी जान उदास है। धड़कन के हाथों में मलाइका की तस्वीर देखकर वो आगे बढ़े। बाबा साईं, आप दीदा पर क्यों उससे हो रहे थे? वो इसके करीब आकर बैठे तो वो पूछने लगी, आपकी दीदा तंग ही बहुत करती है, मैं क्या करूं? अहमद शाह चाहकर भी इसे बता नहीं पाए सवेरा क्या करके आई है। वो इसे नहीं बता सकते थे कि वो किस तरह के और उनके सामने इनकी इज्जतों को लड़कों के साथ पार्टी और क्लबों में बर्बाद कर रही है। बाबा साईं, उन्होंने आपको सॉरी बोला होगा ना? वो मासूमियत से बोले। तो बाबा ने ना में सर हिलाया। फिर तो डांट पड़नी चाहिए, लेकिन आपने उनको थप्पड़ क्यों मारा? धड़कन ने फिर पूछा। इसकी गलती बहुत बड़ी थी, अहमद शाह ने समझाते हुए कहा, और वो जानते थे कि इनकी धड़कन इनकी बात को समझ जाएगी। हम पाकिस्तान जा रहे हैं, अहमद शाह ने कहा, और फिर धड़कन के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लगे, जो हमेशा से पाकिस्तान जाना चाहती थी। सच्ची बाबा साईं, आप सच कह रहे हैं, हम पाकिस्तान जा रहे हैं। थैंक यू बाबा साईं, हम पाकिस्तान जा रहे हैं, कितना मजा आएगा, मैं दादा साईं से मिलूंगी। वो खुशी से बेड पर उछलने लगी। तो अहमद शाह ने हंसते हुए अपनी बाहें खोली और वो भागकर इनके सीने से लग गई। इसे अपने सीने से लगाया तो उन्हें लगा जैसे वो अपना हर दर्द भूल गए हैं। लेकिन अब वो फैसला कर चुके थे कि सवेरा को मुकद्दम के हवाले कर देंगे, और फिर धड़कन, इसका तो उन्हें यकीन था कि वो कभी भी इनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेगी। तुम कॉलेज नहीं गई? इसे किचन में खड़ा देखकर वो यही आ गया। इसे देखे बगैर तो वैसे भी वो घर से बाहर नहीं निकलता था, जबकि अपने पीछे अचानक इसकी आवाज़ सुनकर वो डर गई। अरे तुम तो डर गई, कितनी बार कहा है तुम्हें, आदत डाल लो, सारी जिंदगी डरती रहोगी क्या? मुकद्दम शाह ने फासला कम करते हुए कहा। मुकद्दम लाला, आप अचानक कुछ चाहिए आपको? हुरिया ने इसके करीब आने पर घबराकर पूछा, जबकि इसके इस तरह से घबराने पर इसके घनी मूंछों के नीचे नाबी लब मुस्कुराए थे। तुम, एक लफ्ज जवाबी आया, और हुरिया ने घबराकर इसे देखा, जो जान लुटाती नजरों से इसे देख रहा था। इसकी नजरों की ताब ना लाते हुए फौरन निगाहें झुका गई। मेरा मतलब है तुम कॉलेज नहीं गई आज? मुझे तो लगा था दीदारे महबूब आज भी नसीब नहीं होगा। ये जुमला इसने कम आवाज में कहा था, लेकिन इसकी बड़बड़ाहट सुनने की नाकाम सी कोशिश की थी इसने। वो आज ड्राइवर चाचा नहीं आए, नाना साईं ने उन्हें शहर भेजा है। हुरिया ने निगाहें नीचे रखकर जवाब दिया। तो मुझे जगा देती गुलाम, हर वक्त हाजिर खिदमत है। मुकद्दम ने एक और कदम का फासला कम किया था। वो जो बड़ी मुश्किल से खिसके हुए हुरिया ने फासला कायम किया था, वो फिर से खत्म हो गया। वो मुकद्दम लाला, कितनी बार समझा है मुझे लाला कहकर मत पुकारा करो। वो सख्त लहजे में बोला। इसका मूड खराब हो चुका था, इसलिए इस तरह से किचन में छोड़कर बाहर चला गया। इसका तो कुछ इंतजाम करना होगा। अम्मा साईं से बात करता हूँ कि हूर के रिश्ते की बात करें। दुल्हन बनकर मेरे कमरे में आओगी तो तुम्हें पता चलेगा कि मुकद्दम शाह के जज्बात तुम्हारे लिए किस हद तक बेलगाम हो चुके हैं। वो सोचते हुए अपनी जीप की तरफ बढ़ गया। शाह साईं, मेरी बेटी की शादी होने वाली थी। कल सुबह वो दर्जन के पास गई। वो अपने कपड़े देकर वापस आ रही थी कि इस जालिम ने खेतों में इसके साथ राहत सर पर हाथ मारते हुए जोर जोर से रोने लगा। मेरी बेटी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मैं किस तरह से इसकी शादी करूंगा? राहत ऊंची ऊंची आवाज में सर पीटता रो रहा था। बस करो चाचा, तुम्हारा इंसाफ जरूर होगा, तुम घबराओ मत, हम हैं ना, मुकद्दम शाह ने इसको दिलासा देते हुए कहा, और फिर शाह साईं की तरफ देखा, जिसका मतलब था कि वो भी इनके फैसले का इंतजार कर रहा है। तुम कुछ कहना चाहते हो? शाह साईं ने फैसल की तरफ देखते हुए कहा। शाह साईं, इसकी बेटी ने खुद मुझे बुलाया था, वो पहले भी मुझसे मिलती रही है, फैसल ने कहा, जबकि राहत गुस्से से इसका गिरेबान पकड़ चुका था। राहत, बैठ जा, क्यों पंचायत की तौहीन कर रहा है? पीछे से एक लड़के ने इसे थाम कर बिठाया। आज जो कुछ हुआ है हमारे गांव में, वो इंसानियत की तौहीन है। अकबर, तू इसे पंचायत की तौहीन हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? आज इसके मुकदमे का फैसला मेरे पोते करेंगे। शाह साईं ने फैसला सुनाकर अपने पोतों की तरफ इशारा किया। बोलो मुकद्दम साईं, क्या फैसला है तुम्हारा? क्या करना चाहिए फैसल के साथ? उन्होंने मुकद्दम शाह से पूछा। इसे बीच चौराहे पर फांसी लगा देना चाहिए। मुकद्दम ने एक ही पल में अपना जज्बात से भरपूर फैसला सुनाया। शाह साईं ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए अब करदम की जानिब देखा। मेरे ख्याल में फैसल का राहत चचा की बेटी से निगाह करवा देना चाहिए, करदम ने कहा। तो मुकद्दम ने गुस्से से इसकी तरफ देखा, जबकि शाह साईं ने इसके फैसले पर भी हाँ में गर्दन हिलाई। तो फैसला हो गया। हम कासिम अली शाह आज ये फैसला करते हैं कि राहत की बेटी का निकाह इस जुम्मा को फैसल से होगा, और अगर इस निकाह के बाद फैसल ने बच्ची के साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती या ऊंची आवाज में भी बात की, तो इसका अंजाम इसकी सोच से ज्यादा खतरनाक होगा। बच्ची की शादी की सारी जिम्मेदारियां हम उठाएंगे, जहेज भी हम देंगे, और बच्ची की हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा। हम तुम्हें इस बच्ची के लिए माफ कर रहे हैं फैसल, वरना मुकद्दम शाह का फैसला भी काबिल गौर था। वो कहते हुए आगे बढ़ चुके थे, जबकि मुकद्दम शाह का ऑफ मूड वो देख चुके थे। इसकी शक्ल देखकर करदम शाह ने अपना कहका बड़ी मुश्किल से रोका था।
मुकद्दम शाही आपका फ़ैसला गलत नहीं था, लेकिन करदम साई ने आज आपसे ज़्यादा कलमंदी दिखाई है। शाह साई ने बहुत मोहब्बत से मुकद्दम को समझाया, लेकिन वो इसके मूड से ज़्यादा अंदाज़ा लगा चुके थे कि इसको इस तरह सबके सामने अपने फ़ैसले को ना मानना गुस्सा दिला गया है। लेकिन वो अपने लाडले पोते की ज़िद पर किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते थे। हमने आज शाम हवेली में कुछ लोगों को दावत दी है, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। हुरिया भी अब 19 साल की हो चुकी है। हमने इसी की शादी के सिलसिले में कुछ लोगों को दावत दी है। हम चाहते हैं कि वो अपने घर की हो जाए। वो करदम को बता रहे थे, जबकि गाड़ी में बैठा तीसरा वजूद गुस्से की आखिरी इंतहा पर था। गाड़ी रोको, इसने ड्राइवर को हुक्म दिया। शाह साई ने एक नज़र इसके चेहरे को देखा, जहां से वो इसके गुस्से का अंदाजा लगा सकते थे। क्या हुआ मुकद्दम साईं, सब कुछ ठीक तो है? शाह साइंस ने परेशानी से पूछा। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ, वो इतना कहकर गाड़ी से उतर चुका था, जबकि इसे देखते ही इसके चारों गार्ड्स भी इसके पीछे आए। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ, वो चिल्लाया। लेकिन शाह साईं, आपकी हिफाजत, मुझे तुम्हारी हिफाजत की जरूरत नहीं है। मुकद्दम शाह अपनी हिफाजत खुद करना जानता है, दफा हो जाओ यहाँ से, वो गुस्से से धाड़ते हुए बोला। इसके गुस्से से खौफजदा गार्ड्स पीछे ही रुक गए, लेकिन इसे अकेला छोड़कर शाह साईं के गुस्से को हवा नहीं दे सकते थे, इसलिए वहीं फासले पर रुकना बेहतर समझा। दादा साईं, मुकद्दम साईं को अचानक क्या हुआ है? पहले तो कभी इस तरह से रिएक्ट नहीं किया। करदम शाह ने परेशानी से पूछा। नहीं करदम साईं, वो इस बात को लेकर परेशान नहीं है, बात कुछ और है। खैर जो भी है, शाम तक पता चल जाएगी। वो ज़्यादा देर तक अपना गुस्सा अपने तक नहीं रख पाते। शाह साईं ने बेफिक्री से कहा। आज सुबह चाचा साईं का फ़ोन आया था, वो लोग पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से इस बार वो मुकद्दम शाह और सवेरा की शादी के लिए आना चाहते हैं। करदम शाह ने पूरी बात बताई, लेकिन इसके बाद भी कासिम शाह साईं के चेहरे पर कोई खुशी नजर न आई थी, क्योंकि वो एक ऐसे बेटे की वापसी की खुशी नहीं मनाना चाहते थे जो उन्हें तब छोड़कर दूसरे मुल्क चला गया जब उन्हें सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी। जब इनका हंसता खेलता घर आना बर्बाद हुआ था, तब इनके बेटे ने इनका साथ देने की बजाय इनको छोड़ दिया था, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। इनके वहाँ जाने के 2 साल बाद उन्हें पता चला कि सवेरा के बाद उनकी एक और बेटी पैदा हुई है। फिर उनकी बहू का इंतकाल हो गया। इस वक्त अम्मा साई ने उन्हें वापस आने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटियों की परवरिश खून खराबे में नहीं करना चाहते। वो तो अपनी अम्मा साई की वफात पर भी लौट कर ना आए। 2 बेटों और एक बेटे जैसे दामाद को पहले ही खो चुके थे, लेकिन इस दिन उन्होंने अपना आखिरी बेटा भी खो दिया। इस दिन इनके दिल से अहमद शाह हमेशा हमेशा के लिए उतर गया। 19 साल से वो अपने बेटे को देख नहीं पाए थे, और ना ही देखने की तमन्ना थी, और ना ही आने की खुशी। बेसुकूनी ही बेसुकूनी थी। इसकी मोहब्बत को इससे दूर करने की बात की जा रही थी। कितना ही पी चुका था और कितनी और पी रहा था, इस अंदाज़ा ना था। वो रात को हवेली आया तो हवेली में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। एक अजीब सी घुटन इसके अंदर और बाहर थी। इसका दिल चाह हर चीज़ तहस नहस कर दे। इसने हाथ में पकड़ी हुई शीशे की बोतल जोर से ज़मीन पर दे मारी। सुर्ख अंगारे नुमा आंखों में गुस्सा था। कुछ टूटने की आवाज़ पर करदम साईं, जो स्टडी में बैठा था, बाहर आया। इसके पीछे वो भी आई। वो अक्सर इस वक्त करदम से स्टडी में हेल्प लेती थी। क्या बात है मुकद्दम साईं, तुम ठीक तो हो? करदम ने इससे 17 दिन ही बड़ा था, इसलिए इन दोनों में कभी किसी ने फ़र्क नहीं किया। वो दोनों एक दूसरे को नाम से पुकारते थे। दादा साईं कहाँ हैं? मुझे इनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो इसे देखकर बोला। ऐसी हालत में जाओगे इनके पास? वो इसे नशा में धुत देखकर बोला। हाँ, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है इनसे, बहुत ज़रूरी, मुझे अभी इनसे बात करनी है। इसके लहजे में नशे के साथ साथ जिद भी सर उठाए बोल रही थी। ठीक है, वो अपने कमरे में शायद सो चुके होंगे। इसे बताते हुए करदम ने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ हुरिया खड़ी थी। शायद वो मुकद्दम शाह की हालत से खौफजदा थी। हुरी गुड़िया, अगर तुम पढ़ चुकी हो तो अब जाकर आराम करो, कल का टेस्ट अच्छा होना चाहिए। मैं खुद चेक करूंगा, वो सख्ती से बोला। पढ़ाई के मामले में किसी बात का लिहाज नहीं करता था। हुरिया हाँ में सर हिलाती अपने कमरे की तरफ चली गई, जबकि करदम शाह सोच रहा था कि मुकद्दम साईं को दादा साईं से इस वक्त क्या बात करनी है, क्योंकि फैसले वाली बात को लेकर वो ज़्यादा सीरियस नहीं था। इस बात का अंदाज़ा वो लगा चुका था। दादा साईं, आप जाग रहे हैं ना? मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो बेड पर बैठकर कुछ पढ़ रहे थे। वो दरवाजे पर खड़ा इनको ज़्यादा तलब नज़रों से देख रहा था। इसके लहजे से वो अंदाज़ा लगा चुके थे कि वो नशे में है। हम सुबह बात करते हैं मुकद्दम साईं, इस वक्त तुम्हें आराम की ज़रूरत है। वो अपने लहजे को नरम बनाकर बोले। वो अपने पोतों से कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे। मुझे आराम की नहीं, हुरिया की ज़रूरत है, वो बुलंद आवाज़ में बोला। दादा साईं से देख कर रह गए। ये क्या कह रहे हो मुकद्दम साईं? वो इसे देखते हुए बोले। हाँ दादा साईं, मैं ठीक कह रहा हूँ। मुझे हुरिया चाहिए, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। वो मेरी हर सोच पर सवार है। वो मेरी ज़िंदगी है, वो मेरी राहत है, मेरा सुकून है, और कल कोई अनजान मेरा सुकून लूटने आ रहा है। और कसम ले लें दादा साईं, अपना सुकून लूटने वाले को मैं कल मौत की नींद सुला दूंगा। अगर किसी ने मुझसे मेरी मोहब्बत को छीना चाहा तो कसम खुदा की दूसरी सांस लेने के मुकाबिल नहीं छोड़ूंगा। वो तैश के आला में बोला। मुकद्दम साईं, सवेरा तुम्हारी अमानत है। इसके हाथ में तुम्हारे नाम की अंगूठी है। मंगेतर है वो तुम्हारी, और मत भूलो कि हुरिया किसकी बेटी। वो मेरी मोहब्बत है दादा साईं, वो भूल कर बोला। वो सिर्फ मेरी है दादा साईं, इसे किसी और का मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मेरी
है, बस बात ख़त्म। मुकद्दम शाह ने बात ख़त्म कर दी। वो अब मुकद्दम शाह की ज़िद के सामने सब बेकार था। वो इस रिश्ते से खुश है। मुकद्दम शाह दादा साईं ने आखिरी कोशिश की। मुझसे ज़्यादा वो किसी के साथ खुश नहीं रह सकती। आप इनकार कर दें। मुकद्दम शाह के लहजे में ज़िद बोल रही थी। अगर वो खुद इनकार कर दे तो ठीक है, मुकद्दम साईं इसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। दादा साईं ने फिर से कहा, जिस पर मुकद्दम शाह के चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट खिल गई। वो इनकार ज़रूर करेगी। मुकद्दम शाह ने यकीन से कहा, ठीक है, अगर वो इनकार करे कि तुमसे शादी के लिए हामी भरती है तो मुझे इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं। दादा साईं ने हार मानते हुए कहा। तो मुकद्दम शाह लाड से इस बार इनके सीने से लग गया। आज फिर मुकद्दम शाह की ज़िद के आगे दादा साईं की ज़िद हार रही थी। वो शख्स जो अपनी औलाद के सामने कभी सर नहीं झुकाता था, आज अपनी औलाद की औलाद के सामने बेबस होकर रह गया। मैं कहीं नहीं जाऊँगी बाबा साईं, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते और ना ही मैं ऐसा कुछ होने दूँगी। अगर आपने मुझे ज़बरदस्ती पाकिस्तान ले जाने की कोशिश की तो मैं पुलिस से कॉन्टैक्ट करूँगी। वो फिर आपको मुझे बेटी कहते हुए और ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी। मैं बालिग लड़की हूँ, अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ, धड़कन नहीं जिसे आप अपनी मर्ज़ी पर चलाएँ। सवेरा बगावत पर उतरती बदतमीज़ी की सीढ़ियाँ फलांगने लगी। काश मैं बाबा साईं की बात मानकर यहाँ ना आता। तुम लोगों को इस माहौल से दूर रखने के लिए मैं अपनी माँ की मैयत पर भी नहीं गया। तुम लोगों को पुरसकून ज़िंदगी देने के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और तुम मेरे सामने सर उठाकर बकवास कर रही हो। और अगर इस वक्त तुम हवेली में होती तो इस सरकशी पर तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया जाता। लेकिन अब मैं इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं। गाँव तो तुम्हें चलना होगा। अगर चाहो तो अपना सामान पैक कर लो, अगर नहीं तो तुम्हारी शादी की शॉपिंग तो वैसे भी हम करेंगे। बाबा साईं इसकी किसी बात को कोई अहमियत दिए बगैर बोले। शादी माई फुट, मैं भी पुलिस में जाऊँगी। वो कहते हुए अपना फ़ोन उठाकर कॉल करने लगी, लेकिन फ़ोन नहीं लगा। मैं तुम्हारा नंबर अनरजिस्टर करवा चुका हूँ। इस घर से निकलने की कोशिश भी मत करना। सदीक इसे रोकने के लिए तुम इसके साथ जैसा चाहे सलूक कर सकते हो, मेरी इजाज़त है। वो सदीक को कहते हुए आगे बढ़ गए। सवेरा ने खतरनाक घूरी से सदीक को देखा, जो इसकी बात को कोई अहमियत नहीं देता था। शायद इसके लिए सिर्फ धड़कन ही इसके मालिक की बेटी थी, जिसे वो किसी मासूम बच्ची की तरह ट्रीट करता था। वो थी इतनी मासूम कि हर कोई इससे मोहब्बत से बात करता। वो सदीक जैसे पत्थर दिल इंसान के लिए भी अहम थी। बाबा साईं, पाकिस्तान में तो बहुत सर्दी होगी, ये भी रख लेती हूँ। वो हाथ में पकड़ा हुआ जंपर भी बैग में रख कर बोली। बाबा साईं, मेरे बर्थडे तक हम वहीं रुकेंगे ना? मैं अपने सब कज़न के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी, कितना मज़ा आएगा ना? बाबा साईं, मैं ये भी रख लूँ? वो अपना लेदर जैकेट हाथ में पकड़े हुए बोली। पाकिस्तान में लंदन के मुकाबले सर्दी बहुत कम है। ये सब कुछ मत रखे बेटा साईं। बाबा साईं ने समझाना चाहा। नहीं बाबा साईं, मौसम का क्या भरोसा। वो मासूमियत से कहती जैकेट के साथ साथ 2 जंपर और रख चुकी थी, जबकि बाबा साईं से देखकर मुस्कुरा रहे थे। बाबा साईं, सवेरा दीदा की भी पैकिंग मैं ही कर दूँ, वो बाहर लॉन में बैठी हैं। जब तक वो वापस आती है मैं चुपके से इनकी सारी पैकिंग कर दूंगी। वो शरारत से बोली। वो जानती थी कि सवेरा पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। बेटा साईं, सवेरा की शॉपिंग हम पाकिस्तान से कर लेंगे। इनकी शॉपिंग तो वैसे भी करनी है, शादी जो करनी है वहाँ जाकर। इनकी अहमद शाह ने इसे प्यार से समझाया तो वो उन्हें देखने लगी। मतलब दीदा की शादी के लिए हम पाकिस्तान जा रहे हैं, वहाँ सवेरा दीदा की शादी होगी, कितना मज़ा आएगा। धड़कन चहकते हुए बोली तो बाबा फिर से मुस्कुरा दिए। यही खुशी वो सवेरा के चेहरे पर देखना चाहते थे, लेकिन वो इनके फैसले से खुश नहीं थी। वो कुछ नहीं कर सकते थे। सवेरा मुकद्दम शाह की मंग है और इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच यही था कि इनके ख़ानदान में जब एक बार लड़की के हाथ में अंगूठी डाल दी जाए तो इसकी शादी इसके साथ करवा दी जाती है, चाहे इसकी मर्ज़ी शामिल हो या ना हो। बरसों से यही होता आया था और आगे भी यही होना था। और वैसे भी सवेरा ने जो हरकत की थी वो इसे सख्त खफा थे। दरवाज़ा धड़ाम से खुला था। हुरिया जो अभी सोने के लिए लेटी थी उठकर बैठ गई और खौफजदा नज़रों से दरवाजे पर खड़े वजूद को देखने लगी, जो हाथ में पिस्तौल पकड़े आहिस्ता आहिस्ता कदम कमरे के अंदर रख चुका था। इसने उठने की कोशिश की। इसका इरादा कमरे से बाहर जाने का था, लेकिन वो दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। मुकद्दम लाला, आप यहाँ क्यों? मेरा मतलब है, इस वक्त वो इसका रास्ता रोक के खड़ा था। हुरिया का बाहर निकलना मुश्किल था। बात करने आया हूँ, वो नशे से लड़खड़ाती आवाज़ में बोला। अगर रात के इस वक्त मुकद्दम शाह को कोई इसके कमरे में देख लेता, खास करके रिजवाना खाला, तो वो इसके आगे सोच भी नहीं सकती थी। वो सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखने लगी। जी कहें, वो बहुत हिम्मत करके बोली, क्योंकि इसके हाथ में जो पिस्तौल थी वो न जाने कितने लोगों को जख्मी कर चुकी थी। वो खून खराबे से तो इसे बचपन ही से डर लगता था। कहीं पर भी इसकी तरह की बात सुनकर इसकी जान काम जाती थी। और इसने तो ये भी सुना था कि नशे की हालत में इंसान को इतना भी होश नहीं होता कि वो क्या करने जा रहा है। ये ना हो नशे की हालत में वो इसकी जान ही ले ले। अपनी जान तो हुरिया को वैसे भी बहुत प्यारी थी, कम से कम वो कत्ल नहीं होना चाहती थी। वह इसका खौफजदा चेहरा देखकर इसके बिल्कुल करीब आकर रुका। हुरिया से अपने मजीद करीब आते देखकर परेशान हो गई। जी कहें, क्या कहना चाहते हैं? वो सहमी हुई आवाज़ में बोली। कल तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, जानती हो ना? वो सख्त लहजे में बोला। जी हाँ। मुकद्दम शाह की पिस्तौल की नोक इसकी ठोड़ी को छू रही थी। हुरिया की आवाज़ लड़खड़ाई। इनकार कर देना। मुकद्दम शाह ने हुक्म दिया तो वो इसे देखने लगी। ऐसे क्या घूर रही हो? जितना कहा है इतना करना। वजह पूछने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। बस इनकार कर देना, वरना पिस्तौल की नोक से वो इसकी थोड़ी ऊपर करते हुए इसे डरा रहा था, जिस पर हुरिया ने नज़रों से इकरार किया। इसके इस तरह से खौफजदा होने पर मुकद्दम के लबों पर मुस्कुराहट खिली थी, जिसे वो फ़ौरन छुपा गया। फिर कल मिलते हैं हुरिया साईं। वो मुस्कुराते हुए इसका चेहरा अपनी आंखों में भरे कमरे से बाहर निकल गया, जबकि हुरिया की सांस में सांस आई। अब वो ये सोच रही थी कि नाना साईं के सामने वो इस रिश्ते से इनकार कैसे करेगी और क्यों।
इसका फ़ोन बज रहा था। न जाने किसमें इतनी हिम्मत आ गई थी कि मुकद्दम शाह की नींद में खलल डालने की गुस्ताखी करे। सुबह के 4 बज रहे थे। इस वक्त इसे फ़ोन करने की हिम्मत किसी में ना थी। इसने नंबर गुस्से से फ़ोन उठाया जहाँ पर कोई दूसरे मुल्क का नंबर शो हो रहा था। चाचू साईं वो ज़ेरे लब बड़बड़ाता हुआ फ़ोन उठाने लगा। अस्सलाम वालेकुम, वो अपने मखसूस रौबदार लहजे में बोला। वालेकुम सलाम मुकद्दम लाला, मैं धड़कन बात कर रही हूँ। धड़कन ने चहकते हुए कहा और हालो खैरियत पूछने की जहमत ना की। जी धड़कन गुड़िया बोलें, कैसी हैं आप? मुकद्दम ने अपने लहजे को नरम बनाया। वो इससे शायद आज तीसरी बात कर रहा था। एक बार बचपन में इससे बात हुई थी, दूसरी बार जब मुकद्दम का एक्सीडेंट हुआ था, और आज मैं तो ठीक हूँ। बस आपसे कुछ पूछना था। आपको पता है मैं पाकिस्तान आ रही हूँ। मैंने बाबा साईं से बोला है कि आप मुझे घुमाने लेके जाएंगे। तो बाबा साईं ने कहा कि आप बहुत बिजी होते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही आपसे पूछ लूँ, क्या आप मुझे घुमाने के लिए लेके जाएंगे? वो एक ही सांस में तेज़ तेज़ बोलती। मुकद्दम शाह को इसकी पूरी बात समझ में न आई थी। उसके सामने आज तक किसी ने इस तरह से बात नहीं की थी, लेकिन चाचा साईं की ये बेटी इसे हमेशा से बहुत प्यारी लगती थी। इसे देखकर उन्हें कोई नहीं कह सकता था कि वो सामने वाले से पहली बार मिल रही है। वो जल्द ही सामने वाले से पहचान बना लेती थी और इसकी दोस्त बन जाती थी। धड़कन गुड़िया, आप यहाँ पहुंचे तो सही, आपको पूरा पूरा पाकिस्तान घुमाऊंगा, मुकद्दम शाह ने नर्म लहजे में कहा। सच्ची? वो चहकते हुए बोले। जी बिल्कुल, वो मुस्कुराया। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं? इस बार इसने पूछने की जहमत कर ली। मुकद्दम फिर से मुस्कुराया। जी पूछे। वहाँ पाकिस्तान में टाइम क्या हुआ है? आखिर बाबा साईं की घूरी ने इसे असर दिखा ही दिया जो इसे इस वक्त फ़ोन करने से मना कर रहे थे। जी गुड़िया, इस वक्त यहाँ टाइम सुबह के 4 बज रहे हैं, मुकद्दम ने अपनी हंसी दबाकर कहा। अच्छा, वहाँ सुबह के 4 बज रहे हैं, ठीक है, आप आराम करें। आई एम सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। ओके बाय। वो मुकद्दम को बोलने का मौका दिए बगैर फ़ोन बंद कर चुकी थी और अब मासूमियत से बाबा साईं को देख रही थी, जिस पर वो नफ़ी में सर हिलाते हुए मुस्कुराए। बाबा साईं, मुकद्दम लाला बहुत अच्छे हैं, दीदा इनके साथ बहुत खुश रहेंगी। अहमद शाह कमरे से बाहर निकल रहे थे कि पीछे मुड़कर इसे देखा और फिर मुस्कुरा दिए। इसीलिए तो ये फैसला किया है, वो कहते हुए मुस्कुराकर बाहर चले गए। वो टेबल पर आकर बैठा तो अम्मा साईं ने इसके सामने नाश्ता रखा। दादा साईं इसके सामने बैठे नाश्ता कर रहे थे। हुरिया को जो लोग देखने आ रहे हैं, हुरिया को इनके सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अकेले में पहले इनसे बात कर लें, मुकद्दम शाह ने मसरूफ़ अंदाज में कहा। अगर वो इनके सामने नहीं जाएगी तो वो लोग पसंद कैसे करके करेंगे? लगता है आपका नशा अभी तक उतरा नहीं मुकद्दम साईं, आप सीरियस हो जाएं। दादा साईं को लगा वो रात वाली सारी बात भूल चुका होगा, लेकिन वो अभी भी अपनी ज़िद पर अड़ा था। हुरिया के मामले में हमेशा से सीरियस हूँ दादा साईं, रात मैंने जो कुछ भी कहा सब सच था। वो लड़की मेरी जान है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इन सब के सामने ले जाकर जाने की ज़रूरत है, मुकद्दम शाह ने यकीन से कहा। आपने कहा था इसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होगा, तो अब इसकी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ नहीं होगा, मुकद्दम शाह ने उठते हुए कहा। रिजवाना, हुरिया को मेरे कमरे में भेजो। उन्होंने किचन से निकलती रिजवाना से कहा। जी बाबा साईं, आप चले, मैं भेजती हूँ, वो फर्माबरदारी से बोली। मुकद्दम शाह को अपने कमरे की तरफ जा रहा था जब सामने से हुरिया को आते देखकर इसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। हुरिया जो इसे सामने से देखकर रास्ता बदलने लगी थी, इसे देखते ही किसी रोबोट की तरह सीधी चलती इसके करीब से गुजरने लगी। जब मुकद्दम शाह ने इसका रास्ता रोका, दादा साईं तुम्हें अपने कमरे में बुलाकर रिश्ते के बारे में पूछेंगे, जवाब क्या देना है जानती हो, या मैं एक बार फिर से याद करवाऊँ? वो हाथ पीछे की तरफ ले जाते हुए बोला। जी मुझे याद है मुकद्दम लाला, फिक्र ना करें, मैं इनकार कर दूंगी। इससे पहले कि वो पिस्तौल निकालता हुरिया बोल उठी। मुकद्दम शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। काफ़ी फर्माबरदार हो तुम, अच्छी बात है, आगे तुम्हारे लिए आसानी होगी। दादा साईं के सामने कोई भी फालतू बात करने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने कहा है बस इतना कह देना। मुकद्दम ने मोहब्बत से इसका गाल थपथपाया। इसके इस तरह से छूने पर हुरिया पीछे हटी। जब इसकी ये हरकत सामने वाले को पसंद ना आई थी, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी ना बोला, क्योंकि इन सब छोटी छोटी बातों का हिसाब वो बाद में सूद समेत लेने का इरादा रखता था। मुकद्दम लाला, मैं सबके सामने इनकार कैसे करूंगी? हुरिया जो सवाल कल रात से पूछना चाहती थी आखिर पूछ बैठी थी। क्यों? तुम्हें किसने कहा है तुम्हें सबके सामने इनकार करना है? बस दादा साईं के कमरे में जाकर उनके सामने इनकार कर देना, तुम्हें किसी के सामने नहीं जाना। मुकद्दम जानता था कि वो लड़की किस हद तक डरपोक है, घर वालों के सामने भी मुश्किल से जबान खोल पाती थी, तो सबके सामने इनकार कैसे करेगी? ये तो इसके लिए नामुमकिन था। इसलिए इसने शाह साईं को हुरिया से अकेले में बात करने के लिए कहा था, लेकिन हुरिया इसकी बात से मुतमईन नहीं थी। वो इसके करीब से गुजरकर अपने कमरे में जा चुका था जब मुलाजमा ने इसे शाह साईं का हुक्म सुनाया, और वो डरते डरते इनके कमरे की तरफ जाने लगी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इनकार की क्या वजह बताएगी, जबकि वो पहले ही नाना साईं को फैसला करने का हक दे चुकी थी। फिर अचानक इनकार की क्या वजह बता सकती है? सवेरा हर मुमकिन कोशिश कर चुकी थी, लेकिन सदीक ने इसे फ़ोन को हाथ ना लगाने दिया और ना ही इसे घर से बाहर निकलने दिया। अब वो लोग पाकिस्तान जाने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे। धड़कन की खुशी की कोई इंतहा ना थी, जबकि सवेरा कभी भी इसके इतने करीब ना रही थी कि इसकी खुशी से कोई वास्ता होता। वो हमेशा से ही इसकी डरपोक तबीयत से चिढ़ती थी। कम लोगों से मिलना, घर से निकलना, इसके तो फ्रेंड भी सिर्फ बाबा साईं थे। जबकि धड़कन की सवेरा से बहुत मोहब्बत करती थी। वो इसकी पसंद नापसंद हर चीज़ से वाकिफ़ थी। वो हर मुमकिन तरीके से इसके करीब रहने की कोशिश करती, लेकिन सवेरा को अपनी बहन से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और आज़ादी अजीज़ थी, और वो ये बात कई बार इस पर ज़ाहिर भी कर चुकी थी। इसे पता था कि बाबा साईं इसे अपने साथ क्यों लेकर जा रहे हैं, लेकिन इसने भी ये सोच लिया था कि वह सबके सामने मुकद्दम शाह से शादी करने से इनकार करेगी और गाँव का गवार
बकौल सवेरा अपनी इंसल्ट करवा कर दोबारा इसे शादी की ख्वाहिश नहीं करेगा, और अगर वो ना माना तो उसे बताएगी कि वो विलियम से मोहब्बत करती है और एक गैरतमंद मर्द कभी एक ऐसी लड़की से शादी नहीं करता जिसका किसी और से ताल्लुक हो। और बाबा साईं के मुताबिक इनके खानदान के सब मर्द बहुत गैरतमंद थे। करदम साईं, अगर आप फ्री हैं तो मुझे मेरी सहेली के घर छोड़ देंगे, इसने करदम शाह को जाते देखकर पीछे से कहा था। अगर मैं फ्री होता तो घर पर रुकता, ना कि बाहर जा रहा होता। करदम ने इसे देखते हुए कहा, ड्राइवर चाचा के साथ चली जाओ और अपनी सहेली को बोलो करो जहाँ आ जाया करे, मलकों की नज़र है हम पर और मैं नहीं चाहता कि हमारे खानदान की इज्जत पर हर्फ आए। वो इसे देखते हुए बोला और बाहर चला गया था, जबकि तायशा अभी तक इसकी आवाज़ के शहर में खोई हुई थी। हाय करदम साईं, आपको मेरी इतनी परवाह है, मुझे यकीन नहीं आ रहा आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि आप नहीं चाहते कि मैं हवेली से बाहर निकलूं। इसने शर्माते हुए सोचा, ठीक है मेरे करदम साईं, आपका हुक्म सर आंखों पर। रजिया जाओ गांव से मेरी सहेली को बुला लो और कह देना कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि करदम साईं ने मुझे हवेली से बाहर निकलने से मना कर दिया है। वो एक अदा से कहती अपने कमरे की तरफ चल दी और कमरे में आकर अपने आप को खूबसूरत बनाने की तमाम चीज़ें बाहर निकालने लगी। आपने बुलाया नाना साईं, हुरिया ने डरते हुए कमरे में कदम रखा। शाह साईं ने एक नज़र इसके चेहरे की तरफ देखा जो इनकी लाडली बेटी की याद दिलाता था, फिर नज़रें झुका गए क्योंकि वो ये नहीं भूल सकते थे कि वो सिर्फ उनकी बेटी नहीं बल्कि एहसन मलिक की भी बेटी थी जिससे वो नफरत करते थे, बल्कि नफरत भी उनके जज्बात बयान करने के लिए एक छोटा लफ्ज़ था। आज शाम को कुछ लोग आपको देखने आ रहे थे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आप शादी के लिए तैयार हैं? नाना साईं ने अपना चेहरा दीवार की तरफ मोड़कर कहा। वो कभी इसका चेहरा नहीं देखते थे और ये बात खुद भी जानती थी। इसका दिल चाहा कि कह दे इसे अपने नाना साईं का हर फैसला मंजूर है, लेकिन इससे अपनी जान भी बहुत प्यारी थी। और अगर मुकद्दम लाला इसे शादी से मना कर रहे थे तो कोई ना कोई वजह ज़रूर थी, वरना वो कभी इसे मामले में नहीं पड़ते। नाना साईं, मैं शादी नहीं करना चाहती, वो ठहर ठहर कर नज़र झुकाकर बोली। शाह साईं ने एक नज़र इसकी तरफ देखा, फिर चेहरा मोड़ गए। वो जो इसका 18 साल का होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि इसकी किसी अच्छी जगह शादी करके एहसन मलिक को हरा देंगे, अपने पोते की जिद के सामने खुद हार गए। ठीक है, आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। आज जो लोग आपको देखने आ रहे हैं हम उन्हें मना कर देंगे। शाह साईं की नज़रें अब भी दीवार की तरफ थीं। अब आप जा सकती हैं। इजाज़त मिलते ही वो कमरे से बाहर निकल गई। अभी इसे जल्दी से जल्दी मुकद्दम लाला के कमरे में जाना था। मुकद्दम लाला, आपने जो कहा था मैंने कर दिया, मैंने रिश्ते से इनकार कर दिया है। हुरिया ने कमरे में कदम रखते हुए इसे खुशखबरी सुनाई। बहुत अच्छा किया तुमने, अब आगे भी इसी तरह से मेरी सारी बातें मानती रहना। वो अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर साइड पर रखते हुए बोला, जिसे देखकर एक बार फिर से हुरिया के पसीने छूट गए। जी जी मुकद्दम लाला, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। वो घबरा कर बोली। इसकी घबराहट से वो महफूज हुआ था, लेकिन अपनी हंसी दबाता सीरियस अंदाज में बोला, आज अम्मा साईं आएंगी तुम्हारा रिश्ता लेकर, तुम्हें। जी जी मुझे पता है, आप फिक्र ना करें, मैं इनकार कर दूंगी। हुरिया ने इसकी बात काटी। कोशिश भी मत करना इनकार करने की। मुकद्दम शाह ने एक झटके से इसके दीवार के साथ लगाकर पिस्तौल उठाई। अगर इनकार किया तो जानती हो ना तुम्हारा अंजाम क्या होगा। इसने पिस्तौल इसकी आंखों के सामने लहराते हुए कहा, आपसे शादी? लेकिन मैं तो आपसे प्यार नहीं करती। वो मासूमियत से बोली, ये प्यार मोहब्बत शादी के बाद के चौंचले हैं, पहले के नहीं। तुम बस वो करो जो मैं कहता हूँ। वो इसे सख्ती से आंखें दिखाते हुए बोला तो हुरिया ने हाँ में गर्दन हिलाई। अब इसे जान तो छुड़ानी थी। हाँ में क्या सर हिला रही हो? कल अम्मा साईं रिश्ता लेकर आएंगी और इनके सामने हाँ करोगी। तुम करोगी ना हाँ? वो अभी सख्ती से पूछ रहा था। जज जी, वो जल्दी से बोली। और हाँ, ये मुझे लाला कहकर बुलाना छोड़ दो, पहले भी बहुत बार समझा चुका हूँ, आगे मुश्किल होगी, मुकद्दम ने समझाते हुए कहा और इसे बाहर जाने का रास्ता दिया। और फिर हुरिया की स्पीड देखने की लायक थी और मुकद्दम शाह की खुशी का कोई ठिकाना ना था। शायद ख्वाहिश पूरी होने की खुशी। करदम आधा घंटा पहले ही एयरपोर्ट पहुंच गया था ताकि चाचा साईं को कोई परेशानी ना हो। इसने दूर से आते चाचा साईं को देखकर पहचान लिया था। चाचा साईं ने अपने साथ आई लड़की को कुछ कहते हुए इसकी तरफ इशारा किया जो इनसे पहले भागकर इनके पास आई। अस्सलाम वालेकुम करदम लाला, कैसे हैं आप? आपने मुझे नहीं पहचाना होगा। अरे मैं आपकी कज़न धड़कन। वो अपने मखसूस अंदाज में तेज तेज बोल रही थी, जबकि इसके कपड़ों से लेकर इसकी बात करने का अंदाज तक करदम साईं को पसंद ना आया था। आवाज़ कम रखो और बात करने का सलीका सीखो। हमारे ख़ानदान की लड़कियां ना तो इस तरह से बात करती हैं और ना इस तरह का लिबास पहनती हैं। वो सख्त लहजे में गोया हुआ, जबकि इसके इस तरह से सख्त लहजे पर धड़कन खामोश सी हो गई। सवेरा की तरफ एक नज़र देखने के बाद वो दोबारा ना देख पाए क्योंकि इसके कपड़े धड़कन से भी ज़्यादा नाकाबिले कबूल थे। वो चाचा साईं से गले मिलता हुआ इनका सामान गाड़ी में रखवाकर गाड़ी की हवेली के रास्ते डाल चुका था। करदम की डांट खाने के बाद वो काफ़ी देर खामोश रही। बाबा ने भी इसकी खामोशी नोट की थी, लेकिन वो धड़कन थी, ज़्यादा देर चुप होकर बैठ ही नहीं सकती थी। इसको तो पैदा ही बोलने के लिए किया गया था। वो भी इनके सफ़र को शुरू होते तकरीबन 10 मिनट ही हुए थे कि धड़कन की टेप एक बार फिर से स्टार्ट हो गई। वो इतना कैसे बोल सकती है? करदम ने तो कभी किसी लड़की को इस तरह से बोलते हुए ना सुना था, और ऊपर से चाचा साईं का इसकी हर बात का जवाब देना शायद उन्हीं की लाड प्यार का नतीजा था।
इसकी बातों से करदम सख्त इरिटेट हो चुका था। बेफजूल बेमानी बातें जिनका कोई सर पैर ही नहीं था। यकीनन अगर इस वक्त वो धड़कन के साथ अकेला होता तो इसे गाड़ी के साथ से बाहर फेंक देता। चाचा साईं, घर अभी बहुत दूर है, आप लोगों को भूख लग रही होगी। इसने गाड़ी एक छोटे से होटल के सामने रोकी। बाबा साईं, मुझे बहुत भूख लग रही है। इससे पहले कि अहमद शाह इनकार करते, धड़कन ने मासूमियत से कहा। करदम ने एक नज़र इसके चेहरे को देखा, फिर कुछ ऑर्डर करने लगा। सवेरा, तुम भी कुछ खा लो, अहमद शाह ने की तरफ देखकर कहा, जबकि वो बहुत दिनों से इससे बात नहीं कर रहे थे। मुझे जहर खिला दें, आपके भतीजे से शादी करने से तो बेहतर है कि मैं जहर खा कर मर जाऊं, सवेरा ने तब कर कहा, जबकि इसके अल्फाज करदम तक पहुंच चुके थे। अहमद शाह ने अपने करीब करदम को खड़ा देखा तो परेशान हो गए, जबकि सामने खड़ी लड़की नजरें झुका गई थी, लेकिन चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। यकीनन ये अल्फाज इस तक पहुंचाने के लिए ही बोले गए थे। खाना खा लें चाचा साहब, फिर हवेली चलना है। हुरी और तायशा आप दोनों का बेचैनी से इंतजार कर रही हैं, करदम ने सवेरा को इग्नोर करते हुए कहा। बाबा साईं, जल्दी चले, मुझे हुरी दीदा से मिलना है। मैंने हुरी दीदा से के लिए बहुत सी शॉपिंग की है। धड़कन ने फिर से नॉन स्टॉप बोलना शुरू किया। उफ, ये लड़की कितना बोलती है। करदम की बड़बड़ाहट वो सुन चुकी थी, जबकि बाबा साईं के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। बाबा साईं, ये हुरी दीदा से जलते हैं क्योंकि इनकी मंगेतर, मेरा मतलब है ताशा दीदा के बारे में मैं बात नहीं कर रही, इसलिए वो अहमद शाह के कान में फुसफुसाई, जो करदम ने बखूबी सुन लिया, लेकिन बोला कुछ नहीं, क्योंकि बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। इसने तायशा को अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी अहमियत दी ही नहीं थी कि वो इसके नाम से डिस्टर्ब होता। जो शादी के बाद की मोहब्बत पर यकीन रखता था, इसके नज़दीक मंगनी की कोई अहमियत ना थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो तायशा के जज्बात से अनजान है। सवेरा चुपचाप बैठी थी। चाचा साईं खाना खा रहे थे, जबकि धड़कन खाने के दौरान भी मुसलसल बोल रही थी। इसका मुंह एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं हो रहा था। इसका दिल चाहा कि एक बार इसे मना करे खाने के दौरान बात करने से, लेकिन चाचा साईं जिस तरह से इसकी हर बात तवज्जो से सुन रहे थे, वो कुछ भी ना बोल सका, सिवाय इसके ये लड़की कितना बोलती है। फिर वो लोग गाड़ी में बैठने लगे, जब धड़कन बोली, बाबा मुझे हाथ वॉश करने हैं। क्योंकि अहमद शाह गाड़ी पर चढ़ चुके थे, इसलिए करदम ने ये फरीजा भी सर अंजाम दिया। जबान को थोड़ा आराम भी दिया जाता है धड़कन, ये सिर्फ बक बक करने के लिए नहीं बनाई गई। वो इसके हाथ धुलवाते हुए धीमी आवाज़ में बोला था, और फिर वो गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जबकि इस पीछे इसे एक लफ्ज़ सुनाई दिया, खड़ूस शाह। दादा साईं और मुकद्दम शाह शहर आए थे। दादा साईं को बहुत ज़रूरी काम ना था, लेकिन मुकद्दम जानता था कि वो शहर क्यों आए हैं। दादा साईं को ऑफिस छोड़ने के बाद वो हूर के लिए कोई प्रेजेंट लेने बाहर आया था। वो चाहता था कि जब हुरिया इसके नाम की अंगूठी पहने तो वो इसे कोई गिफ्ट दे, बस इसीलिए इसका गिफ्ट लेने मार्केट आ गया। इसने एक बहुत नफीस और खूबसूरत सा ब्रेसलेट पसंद किया था। सर, ये बिक चुका है, काउंटर पर खड़े हुए आदमी ने इसे बताया, तो उसने कहर बरसाती नज़रों से इसे देखा। ये नहीं बिका है, इसे मैं खरीदूंगा, तुम मुझसे इसकी डबल कीमत लेना। पैक करो इसे, मुकद्दम ने ऑर्डर दिया। सर प्लीज़ समझने की कोशिश करें, ये ब्रेसलेट बिक चुका है और वो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, हम इनके साथ इस तरह से नहीं कर सकते। आदमी ने समझाने की कोशिश की। 3 गुना कीमत ले लो, इस बार मुकद्दम ने ऑफर की थी। सॉरी सर, ये 4 गुना ले लो, वो इसकी बात खत्म होने से पहले बोला था। आई एम सो सर, आप ले लें, आज से ये ब्रेसलेट आपका। इसकी रिवॉल्वर से डर कर आदमी ने फ़ौरन ही इसकी बात मान ली। गुड, पैक करो इसे। मुकद्दम का गुस्सा झाग की तरह बैठा था। जो चीज़ इसे अपनी हूर के लिए पसंद आ गई, वो किसी और को कैसे लेने देता। ब्रेसलेट पैक करवा कर वो वापस अपनी ऑफिस की तरफ चला गया। रिजवाना तो हर थोड़ी देर में सवेरा और धड़कन की नज़र उतार रही थी, जबकि धड़कन मज़े से हुरिया और तायशा से बातें कर रही थी। सवेरा किसी को अहमियत दिए बगैर अपने कमरे का पूछ कर आराम करने जा चुकी थी। इसका खिंचा खिंचा अंदाज सबने नोट किया था। हुरिया को तो बस इतना पता था कि वो मुकद्दम शाह की मंगेतर है और उनकी शादी होने वाली है, लेकिन मुकद्दम शाह की कल वाली बातें कि मामी इसका रिश्ता मांगने आएंगी, अगर मुकद्दम शाह की शादी सवेरा से होने वाली है तो इसका रिश्ता क्यों मांगने वाला है। वो सुबह से घर से गायब था। दादा साईं ने इसे एक ज़रूरी काम के लिए भेजा था। सवेरा खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन मूडी थी। इसने हुरिया की तरफ देखा तक नहीं था, बात करना तो दूर की बात। छोटे मामू साईं बहुत अच्छे थे। तायशा तो कब से इनके करीब बैठी बातें कर रही थी। इसका भी बहुत दिल चाहा कि वो इनके पास बैठकर बातें करे, लेकिन वो हमेशा से इस मामले में ज़ीरो थी। जबकि धड़कन के लिए इसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो तो जब से आई थी इसी के साथ थी, किचन में, रूम में, हर जगह इसके साथ साथ थी। अहमद शाह ने एक नज़र सामने फुल साइज़ की तस्वीर को देखा, जहाँ दादा साईं अपने दोनों पोतों के साथ खड़े थे। करदम बेशक बहुत पुरकशिश नौजवान था, लेकिन मुकद्दम के चेहरे की खूबसूरती इसे अलग बनाती थी। क्या देख रहे हो अहमद साईं? रिजवाना ने तस्वीर की तरफ इसे देखते हुए देखकर पूछा। अपनी बच्ची का नसीब देख रहा हूँ दीदा साईं। माशाल्लाह, मुकद्दम बहुत खूबसूरत है। कहाँ है वो? अभी तक मुलाकात नहीं हुई थी, अहमद शाह ने पूछा। वो बाबा साईं के साथ शहर गए हैं, रात देर से वापस आएंगे। आप बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। रिजवाना उनके करीब से उठकर किचन में चली गई, जबकि अहमद शाह का सारा ध्यान सामने तस्वीर पर पुरकशिश नौजवान की तरफ था। ये करदम शाह शक्ल से बिल्कुल भी पेंडू नहीं लगता, ये तो काफ़ी हैंडसम है। न जाने मुकद्दम शाह कैसा दिखता होगा। कमरे में आकर सवेरा का ध्यान करदम की तरफ गया। ज़रूरी नहीं कि दोनों एक जैसे हों, करदम शाह तो काफ़ी पढ़ा लिखा लगता है। वो ना चाहते हुए भी मुकद्दम के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन ये फैसला तो वो करके आई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो मुकद्दम शाह की दुल्हन तो कभी नहीं बनेगी।
मुझे मुकद्दम लाला और दादा साईं से मिलना है। वो लोग कब तक आएंगे? धड़कन ने पूछा। रात तक। वो किसी काम के लिए शहर गए हैं, आने में बहुत वक्त लग जाएगा, हुरिया ने खाना बनाते हुए बताया। मुकद्दम लाला बड़े हैं या करदम लाला? एक और उछलता कूदता सवाल आया। हुरिया मुस्कुराई। करदम लाला मुकद्दम लाला से 17 दिन बड़े हैं। वो हम सबसे बड़े हैं। सबसे पहले करदम लाला, फिर मुकद्दम लाला, फिर सवेरा दीदा, फिर तायशा दीदा, फिर मैं, और फिर सबसे प्यारी धड़कन अहमद शाह। हुरिया के बोलने से पहले ही धड़कन ने एक अदा से कहा तो हुरिया मुस्कुराई, जबकि किचन के दरवाजे पर खड़े करदम ने इसके अपने बारे में ख्यालात जानकर सर झटकते हुए हुरिया को मुखातिब किया। एक कप चाय बना दो हुरी। ओहो, आप इतनी ज़्यादा चाय पीते हैं? चाय पीने से इंसान काला हो जाता है और आपके लाल लाल टमाटर जैसे गाल जली हुई डबल रोटी जैसे हो जाएंगे। वो तेज़ तेज़ बोली, जबकि हुरिया इसे रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। चाय बनाकर कमरे में ले आना। वो इसे इग्नोर करता कमरे कहकर किचन से बाहर निकल गया। अजीब खड़ूस बंदे हैं ये। मुस्कुराना गुनाह है क्या? इसने पीछे से धड़कन की बड़बड़ाहट सुनी। इस लड़की का मुंह बंद नहीं हो सकता क्या? वो खुद से सवाल करता अपने कमरे की तरफ चला गया। फूफो साईं, दादा साईं कब वापस आएंगे? अब तो रात के 10 बज चुके हैं, कब आएंगे? अभी तो मुझे नींद भी आ रही है। धड़कन कब से मुसलसल टहलती शाह साईं का इंतजार कर रही थी। बेटा साईं, आप सो जाएं, सवेरा तो कब की सो चुकी है। रिजवाना कब से इसे सोने के लिए कह रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर बाबा साईं ने इसे देख लिया तो गुस्सा होंगे। वो तो अपने बेटे को भी नहीं देखना चाहते, तो रिजवाना की ये बात भी जानती थी। धड़कन अपनी बात पर कायम रहेगी, आखिर पोती तो उन्हीं की है, लेकिन इनका टाइम लगेगा। रिजवाना ने समझाने की नाकाम कोशिश की। अगर मैं भी बाबा साईं और दीदा की तरह सो गई तो उन्हें कितना बुरा लगेगा ना, इसलिए मुझे इंतजार करना है। आप फ़ोन करें ना इनको कि जल्दी आए, मैं इनका वेट कर रही हूँ। वो मासूमियत से कहती अब रिजवाना फूफो से कहने लगी, लेकिन इनके आने में भी बहुत वक्त लगेगा, वो अक्सर लेट हो जाते हैं। आप सो जाएं, सुबह इनसे मिल लीजिएगा। नहीं, आप सो जाएं, मैं इनका इंतजार करूंगी। वो कंबल लेकर सोफे पर आकर बैठ गई। फूफो साई ने एक बार इसकी जिद देखी, फिर हार मानकर खुद भी सोने के लिए चली गई, जबकि वो अभी तक दादा साईं का इंतजार कर रही थी। दादा साईं, मुझे पता है आप इतनी देर से हवेली इसलिए वापस आए हैं ताकि आप चाचा साईं से ना मिल पाए। मुकद्दम शाह ने इनके साथ हवेली में कदम रखा था। हाँ, क्योंकि मैं इस नाफरमान औलाद का चेहरा नहीं देखना चाहता था। दादा साईं ने एक ही जुमले में अपने जज्बात का इजहार किया। खैर, मेरे बारे में क्या सोचा है आपने? वो अपने मतलब की बात पर उतर आया। मुकद्दम साईं, सवेरा आपकी मंगेतर है। वो इसे समझाने वाले अंदाज में बोले। मुझे परवाह नहीं, वो लापरवाही से बोला, लेकिन वो इसे समझा नहीं सकते थे कि उन्हें परवाह है। वो अपनी जबान से नहीं फिर सकते। जैसे ही हवेली में दाखिल हुए, सामने सोफे पर धड़कन कंबल में बैठी, जो उन्हें देखते ही भागकर उनके करीब आई और उनके सीने से लगे। उफ दादा साईं, आप इस उम्र में भी कितने हैंडसम हैं। आई लव यू। वो तेजी तेजी बोलती इनका गाल चूम चुकी थी। दादा साईं ने गुस्सैली नजरों से इसकी तरफ देखा, जबकि मुकद्दम शाह हैरान और परेशान इसकी हरकतें देख रहा था। मुकद्दम लाला, आप? वो इसकी तरफ मुड़ी। आप भी बहुत हैंडसम हैं, लेकिन मेरी दादो साईं से थोड़े वो मुस्कुराते हुए बोली। तो मुकद्दम शाह ने मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ रखा। दादो साईं, आपकी खूबसूरती और सेहत का क्या राज है? वो अपने हाथ का माइक बनाते हुए इनके सामने करके पूछ रही थी। तुम्हारा बाप और बहन कहाँ है? वो रोबदार लहजे में गोया हुए। वो लोग तो आपसे प्यार ही नहीं करते, आपका वेट किए बिना सो गए हैं। लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तो नहीं सोई। मैं कब से आपका वेट कर रही थी। वो अपनी दोनों बाहें फैलाए बोली और फिर उन्हें बाहों के से इनकी गिर्द घेरा बनाया। आप इन दोनों से नाराज़ हो जाएं, वो लोग आपसे मिले बगैर सो गए, लेकिन मैं आपसे मिलने के लिए आपका यहाँ इंतजार कर रही थी, बाहर सर्दी में। वो सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोली। देखा मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। वो इनके बाजू के साथ झूले में लेने में मसरूफ थी, जबकि इसकी इन प्यारी प्यारी हरकतों पर मुकद्दम शाह मुस्कुराते जा रहा था। अब मिल लिया ना हमसे, जाओ तुम भी जाकर आराम से सो जाओ। वो अपने लहजे को सख्त बनाकर बोले। हाँ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं तो बस आपका इंतजार कर रही थी। वो अब एक बार फिर से इनका गाल चूमकर गुड नाइट कहती अपने कमरे की तरफ चली गई। इसके जाते ही शाह साईं के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, जो मुकद्दम ना देख ले इसलिए जल्दी से छुपा गए। आ गया मेरा चांद। इसने अपने कमरे में कदम रखा तो अम्मा साईं इसके कमरे में इसका इंतजार कर रही थी। वो मुस्कुराकर अंदर दाखिल हुआ। जी हाँ, आ गया। अभी तक क्यों जाग रही हैं? वो उनकी गोद में सर रखते हुए पूछने लगा। बेटा साईं, आपने सुबह जाने से पहले कहा था कि आपको मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है, इसलिए मैं आपका इंतजार कर रही थी। अम्मा साईं मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ फेरने लगी तो वो शर्मिंदा हो गया। आई एम सॉरी अम्मा साईं, आपको मेरी वजह से इतना इंतजार करना पड़ा। वो इनका हाथ चूम कर बोला तो वो मुस्कुराई। कोई बात नहीं मेरी जान, आपका इंतजार करना आपकी माँ को बुरा नहीं लगता। बताएं, क्या बात करना चाहते थे आप मुझसे? अम्मा साईं ने पूछा। जी, मैं शादी के बारे में सोच रहा था। अरे बेटा साईं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अहमद भाई भी इस सिलसिले में सवेरा को लेकर यहाँ आए हैं। आप कहते हैं तो मैं सुबह ही अहमद भाई से बात करती हूँ। अपने बेटे के चेहरे पर वो सवेरा के नाम से आई बेजारी देख चुकी थी, लेकिन फिर भी अपनी बात जारी रखी। मैं हुरिया से शादी करना चाहता हूँ। मैं दादा साईं से बात कर चुका हूँ, आप एक बार उनसे बात कर लें। मैं जानता हूँ घर की बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब कुछ रस्म रिवाज के मुताबिक हो। मैं नहीं चाहता कि हुरिया किसी भी किस्म के एहसास कमतरी का शिकार हो। वो अभी बोल ही रहा था कि इसकी नज़र अम्मा साईं के चेहरे
पर पड़ी जो बेयकीनी से इसकी तरफ देख रही थी। अम्मा साईं, माजी में जो कुछ हुआ इसमें हुरिया की कोई गलती नहीं है, और हुरिया मेरी ख्वाहिश है और आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। आपको आपकी पसंद की हर चीज़ मिलेगी। मुझे आपकी खुशी से ज़्यादा अजीज़ कोई चीज़ नहीं है। वो इसका माथा चूमते हुए बाहर निकल गई। इनकी आंखों का पानी वो देख चुका था, लेकिन अपने घर वालों की ये नफरत हुरिया के लिए इसे बेकार लगती थी। वो लोग हुरिया के बाप से की जाने वाली नफरत भी हुरिया से कर रहे थे। उन्हें लगता था कि 19 साल पहले हवेली की बर्बादी हुरिया की वजह से हुई थी, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि चंद दिन की बच्ची कैसी किसी की बर्बादी की वजह बन सकती है। बर्बाद तो वो हुई थी जिससे इसका सब कुछ छीन गया था। इसका बाप इससे अलग कर दिया गया था। बाप होते हुए भी वो यतीमों जैसी ज़िंदगी गुजार रही थी। 19 साल पहले असल बर्बादी तो हुरिया की हुई थी, जिससे बर्बादी की वजह से समझा जा रहा था। क्या तुम हुरिया को अपनी बहू के रूप में कबूल कर पाओगी? मैं जानता हूँ अपने शौहर के कातिल की बेटी को अपने सामने अपनी बेटी की बीवी के रूप में कबूल करना तुम्हारे लिए मुश्किल है। क्या तुम इसे कबूल कर पाओगी? जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है। अगर तुम इसे अपनी बहू के रूप में कबूल नहीं कर पाई तो देखो बहू, ये बच्ची के साथ ज्यादती ही नहीं, तुम्हारे साथ भी ज्यादती होगी। नहीं बाबा साईं, मुझे मेरे बेटी की खुशी के आगे और कुछ नहीं। मैं मुकद्दम साईं की शादी हुरिया से करना चाहती हूँ। अगर आप हाँ कर दें तो आज शाम मैं हुरिया को मुकद्दम साईं के नाम की अंगूठी पहना दूंगी। नाजिया ने पूछा। और जहाँ तक अहमद भाई की बात हो तो आप बेहतर जानते हैं कि आप इनको क्या कहेंगे, कहकर मुतमईन करेंगे। लेकिन मैं अपने बेटे की जिद के आगे मजबूर हूँ। हाँ, हम एक बार हुरिया से बात कर लें, फिर सोचेंगे। हुरिया से क्या बात करनी है शाह साईं? क्या ये काफ़ी नहीं है कि वो हमेशा इस हवेली में रहेगी? और वैसे भी यहाँ बात मुकद्दम साईं की ख्वाहिश की है, जो आप हर हाल में पूरी करेंगे, चाहे हुरिया की मर्जी हो या ना हो। अगर आप हुरिया को फैसले का हक देंगे तो वो पहले की तरह इनकार कर देगी। तो आपको क्या लगता है सैयद आलम शाह का बेटा पीछे हट जाएगा? नहीं, वो हर हाथ पार कर जाएगा। क्या आप मुकद्दम साईं की जिद से वाकिफ़ नहीं हैं? आप हुरिया का रिश्ता तय कर दें, वो किस्मत का लेखा समझकर कबूल कर लेगी। लेकिन अगर आपने इसे फैसले का हक दिया तो आपके लिए मुकद्दम साईं की जिद पूरी करना मुश्किल हो जाएगा। नाज़िया अपनी बात मुकम्मल करते हुए उठी तो शाह साईं सोच में पड़ गए। हम तुम्हारी बेटी की शादी अपने पोते से करके तुम्हें हमेशा के लिए इससे महरूम कर देंगे। तुम सारी ज़िंदगी अपनी बेटी की शक्ल नहीं देख पाओगे एहसन मलिक। तुम सारी ज़िंदगी हमसे भीख मांगोगे, लेकिन हम तुम पर तरस नहीं खाएंगे। तारीख एक बार फिर से दोहराई जाएगी। जिस तरह से तुमने हमसे हमारी बेटी छीन ली, अब तुम अपनी बेटी के लिए तड़पोगे। शाम के साए गहरे हुए तो हवेली के लोग बाहर लॉन में ताज़ा हवा से लुत्फानंदोज़ होने लगे। सवेरा जब से आई थी अपने कमरे में बंद थी। इसे किसी से कोई मतलब ही ना था। बाबा साईं से नाराज़ थे और वो धड़कन को भी इससे बात करने से मना कर चुके थे, और हवेली के लोगों को वो ज़्यादा खुद मुँह लगाना पसंद नहीं करती थी। हुरिया तो इस धड़कन की कापी लग रही थी, जबकि तायशा इससे बात करने के बहाने ढूंढती थी ताकि वो इसे फैशन के बारे में कुछ सिखा सके। तायशा को तो इसका हर अंदाज़ अच्छा लग रहा था। इसके मेकअप से लेकर ड्रेसिंग, इसे तो हर अंदाज में इसे कमाल लग रही थी। जबकि धड़कन इसे बच्ची ही लगी थी, जो दिन रात उछलती कूदती रहती थी, और अब इसकी ड्रेसिंग भी हुरिया जैसी ही हो गई थी। अपने से ज़्यादा बड़ा दुपट्टा जो हर वक्त इसके पैरों में गिरा हुआ था कहीं रख कर भूल जाती, लेकिन करदम शाह के सामने ना जाने इसका दुपट्टा कैसे सर पर टिकता था। शायद इसकी तरह इसका दुपट्टा भी करदम शाह से खौफ खाता था। दादा सही से इस रात के बाद मुलाकात नहीं हुई। वो 2 दिन से मुकद्दम और दादा साईं शहर गए हुए थे, जिसकी वजह से छोटी बड़ी हर जिम्मेदारी करदम शाह संभाल रहा था। इसे तो समझ नहीं आता था कि ये बंदा इतने सारे काम एक साथ कैसे कर लेता है। अभी वो बैठी कच्चे अमरूद खा रही थी कि करदम शाह आया। अहमद शाह ने इसे धड़कन को गाँव दिखाने का कहा। आज सुबह बड़ी मुश्किल से इसने बाबा साईं को मनाया था। वो हैरानगी से अपने बाप को देखने लगी। इसने कहा था कि किसी के साथ भी भेज देना, लेकिन करदम साईं के साथ नहीं। बाबा साईं, मैं तो आपकी अच्छी बेटी हूँ ना, वो मासूमियत से बोली। एक पल के लिए करदम ने भी इसका चेहरा देखा, लेकिन फिर नजरें झुका गया। हाँ बेटा साईं, इसलिए तो आपको भेज रहे हैं। बाबा साईं ने मोहब्बत से कहा। लेकिन आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हैं? वो करदम शाह के पीछे खड़ी थी। इतना बड़ा कहते हुए इसने बाकायदा करदम शाह के सर से पांव तक इशारा किया, जो शायद इसकी बात को समझ चुका था। हुरिया, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आओ, मुझे कुछ देर बाद डेरे पर भी जाना है, वो कहता हुआ बाहर निकल गया। जबकि तायशा इससे पूछ भी ना पाई कि क्या वो भी इनके साथ आ सकती है। हुरिया और धड़कन से तो इसका कोई मतलब ही नहीं था, और वो तो बस करदम के लिए जाना चाहती थी, लेकिन अब दिल के अरमान दिल ही में रह गए। वो गाड़ी में आकर बैठी तो करदम ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर में गाड़ी में धड़कन की बातें शुरू हो गई। करदम के सामने वो तेज़ तेज़ बोलने से एहतियात करती थी, लेकिन क्योंकि वो पहले दिन ही इससे डांट गया था, लेकिन फिर भी किसी बात पर इसकी ज़बान तेज़ी पकड़ लेती। हाय, मुझे अफसोस हो रहा है कि हम यहाँ अपनी बातों में मसरूफ़ हैं, और वहाँ करदम लाला बेचारे। अगर हम तायशा दीदा को भी साथ ले आते तो करदम लाला भी बोर ना होते, और वैसे भी करदम लाला तो हर वक्त ही गुस्से रहते हैं इन पर। इसने हल्की आवाज़ में कहा, लेकिन करदम सुन चुका था। मुझे अपनी बोरियत दूर करने के लिए तायशा से बात करने की ज़रूरत नहीं। वो मेरी मंगेतर है, इसकी इज़्ज़त मुझ पे फ़र्ज़ है। शादी के बाद मेरा सारा वक्त इसी के लिए होगा। अगर इस वक्त में से अपने साथ लेकर नहीं चलता तो वजह सिर्फ ये है कि मैं शादी के बाद इसे समझाना चाहता हूँ कि मेरे नज़दीक मंगनी कोई ऐसा रिश्ता नहीं जिसकी बिना पर तायशा को लेकर अपने साथ घूमूं। इसकी अहमियत मेरी ज़िंदगी में तब होगी जब वो मेरी बीवी बनकर मेरी ज़िंदगी में शामिल होगी। करदम शाह के लहजे में कोई गुस्सा, कोई सख्ती ना थी। इसके बाद इसे नदी और अपनी चंद ज़मीनें दिखाने के ले गया, लेकिन बाग में झूले देखने के बाद धड़कन का वापस आने का दिल नहीं कर रहा।
पूरा गांव अपनी मिसाल आप था, लेकिन ये बाग धड़कन का मासूम दिल इस पर आ रुका रुका था। करदम ने चलने को कहा तो वो जाने के लिए तैयार ना थी, जिसकी वजह से करदम को सख्ती दिखानी पड़ी। तो वो मुंह फुलाती झूले से उतरी, तभी वो एक लड़का दौड़ता हुआ इनके पास आकर रुका। छोटे शाह साईं, वो दूर ही से पुकार रहा था। जावेद, तुम इतने परेशान क्यों हो? वो इसके करीब आकर रुका तो करदम ने पूछा। छोटे शाह साईं, वो अकबर अपनी बच्ची की शादी कर रहा है, निकाह की रस्म अदा हो चुकी है, जावेद ने बताया। तो करदम के माथे पर बेशुमार शिकने नुमाया हुई, जबकि इसके गुस्से की वजह धड़कन समझ नहीं पाई थी। अकबर ऐसा कैसे कर सकता है? इसकी हिम्मत कैसे हुई इस ऐसा करने की? अगर दादा साईं गांव में नहीं है तो इनकी मर्जी के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाएगा? इसकी अकल को ठिकाने मैं लगाऊंगा। तुम चलो, मैं पहुंचता हूँ। हुरिया और धड़कन को गाड़ी में बैठने का इशारा करते हुए खुद भी ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। घर की इज्जत के मामले में वो किसी भी पर यकीन नहीं करता था। अगर किसी ने अपनी बेटी की शादी कर दी है तो इसमें इसकी क्या गलती? हर इंसान को अपनी बेटियों के हक में बेहतर फैसला करने का हक है। धड़कन सिर्फ सोच सकती थी, क्योंकि बोलने की हिम्मत तो करदम शाह के सामने इसमें पैदा ही नहीं हुई थी। अरे सवेरा बच्चे, तुम भी घूम आती गाँव। धड़कन गई है। रिजवाना फूफो थोड़ी देर इसके पास बैठने के लिए इसके कमरे में आई थी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिजारियत से भरपूर जवाब आया, जबकि इनका इस तरह से अपने कमरे में आना सवेरा को हरगिज पसंद ना आया था। सवेरा ने क्या कहा था ये तो पप्पू साईं को समझ ना आया, लेकिन इसका लहजा बहुत कुछ बयान कर रहा था। इसका सबसे कट कर रहना सभी नोट कर चुके थे, लेकिन फिर भी वो इसकी पप्पू साईं थी। रिश्ते के एहसास और रिश्ते से जुड़े जज्बात उन्हें इसके पास बैठने पर मजबूर कर रहे थे। अच्छा बताओ, लंदन कैसा है? लंदन में और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? वो इससे बेतुकी बातें करने लगी। ज़मीन आसमान का फ़र्क है आपके पाकिस्तान और मेरे लंदन में। जब से मैं यहाँ आई हूँ किसी ने मुझे बाहर नहीं जाने दिया। आज़ादी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिसका दिल चाहे वो मुंह उठाकर आ जाता है कमरे में, पूछने की भी जहमत गवारा नहीं करता। वो कोई भी लिहाज रखे बगैर बोली, जबकि एहसास तौहीन से पप्पो साईं का चेहरा सुर्ख हो गया और वहाँ से उठ खड़ी हुई। बेटा साईं, इस कमरे से बाहर भी निकला करो, आखिर सारी ज़िंदगी तुमने इसी घर में रहना है। वो इसे कुछ एहसास दिलाने वाले अंदाज में बोली और उठकर बाहर चली गई, जबकि इनके जाते ही सवेरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसका पहला तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। तायशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? तुम भी चली जाती करदम के साथ। वो कब से घर में बुलाई बुलाई फिर रही थी। जब अहमद शाह ने उसे मुखातिब किया, जी मामू साईं, मैं जाना तो चाहती थी, लेकिन घर में बहुत काम था। अब करदम साईं के आते ही मुझे उन्हें चाय बनाकर देनी होती है, और फिर सुबह के लिए उनके कपड़े भी तैयार करने होंगे। और मेरे ख्याल में आज रसोई में भी उनकी पसंद का कुछ नहीं बना। लगता है उनका खाना भी अलग से बनाना पड़ेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बच्ची तो बहुत समझदार हो गई है। हर काम करदम की मर्जी का होता है यहाँ तो। अहमद शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तायशा शर्मा दी। थोड़ी सी अपनी अकल मेरी बेटी को भी बांट दो, इसे तो समझ ही नहीं है। मुकद्दम के मिजाज के मुताबिक खुद को ढालते ढालते इसे बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन तुम दोनों का तो जिंदगी भर का साथ है, इसके साथ वक्त गुजारा करो। अहमद शाह ने बहुत मोहब्बत से इससे इल्तिजा की थी। क्यों नहीं मामू साईं, आप फिक्र ना करें। तायशा की तो जैसे मुराद भर आई थी। वो सवेरा के कमरे की तरफ आई थी, लेकिन कमरा अंदर से बंद था। 2-3 बार खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई आवाज़ ना आई तो वो मायूस लौट आई। वो लोग कहाँ हैं? धड़कन को नहीं पता था। अगर यहाँ पर शादी हो रही है तो ये किस किस्म की शादी है? बाबा साईं इसे बताया करते थे कि पाकिस्तान की शादी बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। धड़कन सोचती हुई हुरिया के साथ इस कमरे नुमा घर में दाखिल हुई, जहाँ अभी करदम शाह तेजी से दाखिल हुआ था। छोटे शाह साईं, आप यहाँ? आप लोग शहर गए हुए थे? सामने खड़ा अकबर कांपते हुए इसकी तरफ आया। हाँ गए थे शहर, लेकिन मैं नहीं दादा साईं। और तुम नमक हराम इनकी गैर मौजूदगी में अपनी बच्ची की शादी कर रहे हो। बल्कि ये कहना तो गलत होगा कि तुम इसकी शादी नहीं कर रहे हो, तुम इस मासूम बच्ची को बेच रहे हो। बताओ कितने में बेचा है तुमने अपना ईमान? बताओ मुझे, क्या कीमत लगाई है तुमने इस मासूम बच्ची की? इसने सामने खड़ी दुल्हन के रूप में 10 से 11 साल बच्ची की तरफ इशारा किया। दादा साईं ने मुझसे कहा था कि तुम गाँव में रहो, गाँव में किसी का होना ज़रूरी है, लेकिन मैंने कहा दादा साईं आप फिक्र ना करें, ये गाँव वाले तो हमारे अपने हैं, आपके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। लेकिन तुमने क्या किया? ये सिला दिया तुमने दादा साईं के एहसानों का। अरे इनकी ना सही अपने मासूम बच्ची का ख्याल कर लेते। ये तो तुम्हारी अपनी बेटी है, जिसका निकाह तुमने अपने से 2 साल कम उम्र के आदमी से कर दिया है। करदम ने इसे एक जोरदार झटका दिया और सामने खड़े आदमी के पास आया। अभी की अभी तलाक दो बच्ची को। वो इसे पकड़कर सीधा करते हुए बोला। तो आदमी को तो घबराकर अकबर को देखने लगा। बासिल, इस आदमी को ले जाओ, और जब तक ये बच्ची को तलाक ना दे इसे छोड़ना मत। और अगर तुम इसका खर्चा नहीं उठा सकते तो आज से इसके मुंह में जाने वाला हर नवाला भी हवेली से आएगा। लेकिन 18 साल के होने से पहले तुमने इसकी शादी करनी चाहिए, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारी बेटी है। आज के बाद इस गांव में 18 साल से कम किसी बच्ची की शादी नहीं होगी। ये करदम शाह का बनाया गया कानून है, और अगर किसी ने इस कानून की खिलाफ वर्जी की तो करदम का वो रूप देखेगा जो पहले कभी नहीं देखा। लेकिन हमारे गाँव में बचपन में निकाह कर दिया जाता है। ऐसा करने वाले 18 साल से पहले बच्ची की रुखसती नहीं कर सकते। फैसला सुनाते हुए उठकर बाहर निकल गया। जब एक अकबर अभी तक अपने हाथ जोड़े खड़ा था, करदम को बैठ जाता देखकर हुरिया ने फौरन धड़कन का हाथ थामा और बाहर ले गई। हुरी दीदा, वो बड़ा आदमी दूल्हा था क्या? वो गाड़ी में बैठती हुई पूछने लगी। हुरिया ने आवाज़ कम करने का इशारा किया तो वो लबों पर उंगली रखते हुए इस बार आराम से पूछने लगी। वो दुल्हन कितनी प्यारी थी, और दूल्हा तो बाबा की एज का था। मुझे नहीं अच्छा लगा। वो मुंह बसूर कर बोली। वैसे हुरी दीदा, पाकिस्तान की शादियाँ ऐसी होती हैं क्या? अजीबो गरीब सी, इतनी बोरिंग होती हैं क्या यहाँ की शादियाँ? मुकद्दम लाला और सवेरा दीदा की शादी भी ऐसी ही होगी? वो मासूमियत से मुंह फुलाकर पूछने लगी।
जबकि मुकद्दम शाह के जिक्र हुरिया सोच में पड़ गई। इसने कहा था कि अम्मा साईं इसका रिश्ता मांगेंगी। बोलो ना हुरी दीदा, पाकिस्तान की शादियाँ ऐसी होती हैं क्या? वो इसका हाथ जोर से हिलाती इसे ख्यालों की दुनिया से बाहर खींच लाई। तुम थोड़ी देर अपना मुंह बंद रख सकती हो? इस बार कदम शाह से आंखें दिखाते सख्ती से बोला तो इसे चुप लग गई। लेकिन गाड़ी में जैसे ही हवेली के बाहर आकर रुकी, इसके मुंह से एक लफ्ज़ निकला, खड़ूस। धड़कन नाश्ता करने नीचे आई तो टेबल पर दादा साईं को बैठा देखा। अहमद शाह भी अभी अभी आए थे। बाबा साईं को देखकर नजरें झुका गए। दादू साईं, शुक्र है आपका चेहरा नजर आया, वरना तो आप गायब भी हो गए थे। धड़कन मुस्कुराती हुई इनके करीब आई और झुककर इनका गाल चूमा। गुड मॉर्निंग। वो मुस्कुराकर इनके दाएं साइड वाली चेयर पर बैठ गई, जबकि इसकी इस हरकत को सबने हैरान नजरों से देखा था। दादा साईं ने कोई खास रिस्पॉन्स ना दिया। बेटा साईं, ये आपकी कुर्सी नहीं है। रिजवाना पुप्पो ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए एक नज़र सीढ़ियों की तरफ देखा। अरे पुप्पो साईं, ये चेयर मेरी नहीं बल्कि लकड़ी की है। वो अपनी ही धुन में बोलकर खिलखिलाकर हंसी और नाश्ता करने में मसरूफ हो गई। लेकिन ये चेयर, मुकद्दम शाह ने कुछ कहना चाहा। मुकद्दम लाला, आप नाश्ता करें, वरना आपके पराठे पर मेरी नज़र है। फिर बाद में मत कहिएगा कि पहले बताया नहीं। आज तक तायशा में भी इतनी हिम्मत ना हुई थी कि मुकद्दम शाह से इस तरह से बात करती, और हुरिया तो इस मामले में सबसे पीछे थी। मुकद्दम शाह इसकी बात पर मुस्कुराया और अपने नाश्ते में मसरूफ हो गया। वैसे मैं आपसे नाराज़ हूँ मुकद्दम लाला। फ़ोन पर आपने बोला था कि हम घूमने वाले हैं, लेकिन आपके काम ही ख़त्म नहीं हो रहे। आपकी वजह से मैं इस खड़ूस। इसने एक नज़र दादा साईं की तरफ देखा। मेरा मतलब है करदम लाला के साथ गई थी, घूमने ही नहीं दिया। चलो घर चलते हैं, सारी रात यही रहने का इरादा है क्या? वो आवाज़ को मोटा करती मुंह बनाकर करदम शाह की नकल उतारने लगी। इसने फिर से दादा साईं की तरफ देखा, जिनसे इनके पोते की बुराई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ओ कमन दादू साईं, ये सिर्फ एक जोक था, रिलैक्स। इसने शाह साईं को देखकर कहा, जबकि अहमद शाह इसे चुप रहने का इशारा कर रहे थे। ताया साईं और ताई माँ साईं ने न जाने किस चीज़ की घुटी दी है इनको, कसम से ऐसे घूरते हैं जैसे कच्चा चबा जाएंगे। वो तेज तेज बोल रही थी, जबकि इसकी बातों पर मुस्कुराने वाले सिर्फ मुकद्दम शाह ही था। अगर इतना ही डर लगता है इससे तो इसकी चेयर पर क्यों बैठी हो? मुकद्दम शाह ने मुस्कुराकर पूछा। लेकिन धड़कन इस आदमी को सुकून से बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो करंट खाकर कुर्सी से उठी। ओ गॉड, आपने पहले क्यों नहीं बताया ये इस खड़ूस की चेयर है? वो परेशानी से पूछने लगी। बता तो रहे थे, तुमने कहा लकड़ी की है। मुकद्दम शाह को इसकी कंडीशन मजा दे रही थी। लाला साईं, आपको नहीं पता, ये लकड़ी चेयर लकड़ी की नहीं बल्कि करदम द मॉन्स्टर की है। वो मुड़कर कुर्सी की तरफ इशारा करने लगी, लेकिन पीछे देखते ही इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। लाला आप करदम लाला आप, इसकी आवाज़ इसका साथ नहीं दे रही थी। करदम लाला। धड़कन ने एक नज़र दादा साईं की तरफ देखा और फिर बिना कुछ बोले भागकर इनकी कुर्सी की दूसरी साइड पर छुप गई। दादू साईं, बचा लें, ये बीस्ट मुझे खा जाएंगे। वो हल्की आवाज़ में मनमनाई, जबकि करदम इसको घूरने में मसरूफ था। करदम साईं, आप बैठकर नाश्ता करें। शाह साईं अपनी हंसी दबाकर बोले तो वो इसे घूरना छोड़कर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। आप भी उठे, बैठकर नाश्ता करें। शाह साईं का लहजा नरम था। नहीं दादू साईं, मेरा नाश्ता हो गया, मैं रूम में जा रही हूँ। वो जल्दी से निकाल झूमती अपने कमरे की तरफ चली गई। न जाने क्यों दादा साईं को ये लड़की बहुत प्यारी लग रही थी। इसे देखकर उन्हें सुकून मिलता था। मुकद्दम शाह से इसे अपनी बहन की तरह चाहने लगा था। हुरिया के लिए वो अपने दिल में हमेशा से जज्बात रखता था। तायशा इसके खौफ से कभी इसके ज्यादा फ्रैंक नहीं हुई थी। धड़कन हवेली की रौनक बन गई थी। पहली बार इस हवेली में कोई ऐसा आया था जिससे ये हवेली खाली खाली नहीं लगती थी। हर वक्त कह के शरारतें धड़कन सभी को बहुत प्यारी होती जा रही थी। सवै करदम शाह ने एक नज़र प्लेट की तरफ देखा, जहाँ जिससे एक ही छोटा सा नवाला लिया गया था। हुरिया ने जल्दी से प्लेट उठाई और इसके लिए दूसरी प्लेट तैयारी करने लगी। आसमा भी जाएं, धड़कन के लिए नाश्ता ले जाएं। इसने नाश्ता नहीं किया। हुरिया ने मुलाजमा से कहते हुए करदम के सामने नाश्ता रखा। हाँ, इसके लिए कुछ भेज दो। इसने नाश्ता नहीं किया। बेचारी सारा दिन उछलती कूदती रहती है, भूख रह जाएगी। दादा साईं ने बेख्तियार कहा तो सब इनकी तरफ हैरानगी से देखने लगे। शायद ही मुकद्दम और करदम के अलावा उन्होंने कभी किसी की इतनी परवाह की थी। यार, ये धड़कन क्या चीज़ है? कैसे करदम साईं की कुर्सी पर बैठ गई और फिर उन्हीं को अंग्रेजी में गालियां देने लगी। तायशा जब से बाहर आई थी तब भी हुई थी। इसे करदम साईं की कुर्सी पर धड़कन का बैठना हरगिज पसंद ना आया था। अरे ताशी दीदा, जो भी था, वैसे धड़कन छा गई है। कैसे नाना साईं से बातें कर रही थी और मुकद्दम लाला से कैसे बातें कर रही थी। आज तक तो हम में से किसी ने इस तरह से बात नहीं की। हुरिया को धड़कन की दिलेरी बहुत अच्छी लगी थी। अरे मुकद्दम लाला की तो होने वाली साली है, लेकिन नाना साईं के सामने इसकी जबान के तेवर देखे थे तुमने? हम तोबा तोबा, ना कोई शर्म ना कोई लिहाज। करदम साईं को तो इसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। देखा था तुमने कैसे इसे घूर रहे थे। मुझे तो पक्का यकीन है ये लड़की इनके कहर का निशाना बनेगी। तायशा ने कहा। हाँ दीदा, करदम लाला काफी गुस्से में लग रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी सी बात पर वो इसे कुछ कहेंगे। और मॉन्स्टर कोई गाली नहीं होती, हुरिया ने इसे बताना जरूरी समझा। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैट्रिक पास हूँ मैं, ज्यादा समझाया मत करो मुझे, तुमसे ज्यादा अंग्रेजी समझती हूँ मैं। तायशा को इसकी बात पर गुस्सा आया, लेकिन हुरिया कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो जानती थी कि वो मॉन्स्टर को गाली समझ रही थी, लेकिन वो कभी इस बात को कबूल नहीं करेगी। वैसे करदम साईं, ये धड़कन भी क्या लड़की है? कसम से मुकद्दम शाह जब से डेरे पर आया था हंसे जा रहा था। मुझे तो इंतहाई बदतमीज लगती है, बात करने की तमीज़ नहीं है, बड़े छोटे का लिहाज तक नहीं है। देखा तुमने वो दादा साईं से कैसे बात करती है? जानती भी है कि दादा साईं इन लोगों से नाराज़ है, फिर भी हर बात में घुसती है। करदम ने अपने ख्यालात बयान किए। लेकिन करदम साईं, शायद तुम नोट नहीं किया कि दादा साईं धड़कन की परवाह करने लगे हैं। हो सकता है दादा साईं चाचा साईं को माफ़ कर दे। मुकद्दम शाह ने कुछ सोचते हुए कहा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि धड़कन की इन बचकाना हरकतों से दादा साईं चाचा साईं को माफ़ कर देंगे तो तुम्हारी सोच गलत है। हाँ, मुझे लगता है
दादा साईं धड़कन को पसंद करने लगे हैं, वरना इतनी बातें तो वो किसी की बर्दाश्त नहीं करते। करदम ने सोचते हुए कहा, बहुत क्यूट है वैसे। मुकद्दम शाह ने मुस्कुराकर कहा, क्यूट का तो पता नहीं, बातें बहुत करती है। करदम शाह की बात पर मुकद्दम शाह की मुस्कुराहट गहरी हुई। दादा साईं, मैं अंदर आ जाऊं? वो दरवाजे से आदि अंदर झांकती हुई इजाजत मांग रही थी। इनके चेहरे पर सुकून सा आया। आ जाओ, उन्होंने इजाजत दी। इसके हाथ में कुछ था जो छुपाने की कोशिश कर रही थी। दादो साईं, मेरे साथ लूडो खेले ना प्लीज। हुरी दीदा को इस हिटलर ने, मेरा मतलब है करदम लाला ने कॉलेज भेज दिया है। ताशी दीदा को खेलना नहीं आता और सवेरे दीदा से बात करने से बाबा ने मना किया है और वो खुद वो डेरे पर चले गए हैं मुकद्दम लाला के साथ, और मैं बोर हो रही हूँ। वो मासूमियत से मुंह बनाती सब घर वालों का बिजी शेड्यूल बता रही थी। हम भी बिजी हैं और वैसे भी हम ये सब कुछ नहीं खेलते। वो रौबदार लहजे में बोले, आप तो इतना काम करते हैं, छोड़ें ज़रा, रिलैक्स भी किया करें। और रिलैक्स होने का बेस्ट आइडिया तो लूडो खेलना है। आप ट्राई तो करें, बहुत मज़ा आएगा। वो उन्हें मनाते हुए साथ वाली चेयर पर बैठ गई। हमने कहा था ना हम नहीं खेलते। इस बार वो ज़रा सख्त लहजे में बोले, अरे ये क्या बात हुई, सीधी से बोलते हैं, आप मुझसे हार मान रहे हैं। धड़कन ने उठकर बाहर का रास्ता लेना चाहा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें लगता है हम इस बच्चों वाले खेल में तुमसे जीत नहीं सकते? दादा साईं ने हैरानगी से इस नन्ही सी लड़की को जरूरत देखी। जी हाँ, आप मुझे हरा नहीं सकती, इसलिए बहाना बना रहे हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ। बाहर वो नखरे दिखाती उठकर बाहर जाने लगी। एक मिनट इधर आओ और ये गेम यहाँ लाओ, शुरू करो। वो रोबदार लहजे में कहते हुए उठ सीधे होकर बैठे। आप मेरे साथ खेलेंगे? वो खुशी से बोली, हाँ हम तुम्हारे साथ खेलेंगे और तुम्हें हरा कर दिखाएंगे। वो इनके इस इशारे पर फौरन बैठ गई, जबकि इसके चेहरे की खुशी देखकर न जाने क्यों उन्हें सुकून मिल रहा था। इसकी शरारत तो वो शुरू से ही समझते थे, लेकिन इसे खुश देखकर वो भी खुश थे। इसकी प्यारी प्यारी बातें उन्हें बहुत अच्छी लगने लगी थी। जब भी ये बच्चे इनके सामने आती वो अपने बेटे का धोखा भूल जाते। सवेरे से तो वो इतने दिन से ठीक से मेले तक नहीं थे, लेकिन धड़कन हर वक्त इनके आगे पीछे घूमती रहती। बाबा साईं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अहमद शाह ने दरवाजे पर रोककर इजाज़त मांगी। अभी थोड़ी देर पहले धड़कन इनके करीब से उठकर गई थी। अभी वो इसकी शरारतें याद करके मुस्कुरा रहे थे कि अहमद शाह ने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। आ जाएं, वो सर्द मुहरी से बोले। अहमद शाह अंदर दाखिल हुए। बाबा साईं, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो इनके करीब रुककर कहने लगे। बाबा साईं ने इनकी तरफ देखना नहीं देखा। मैं यहाँ सवेरे और मुकद्दम शाह की शादी के सिलसिले में आया था। मैं जानता हूँ आप मुझसे खफा हैं और आपकी नाराज़गी जायज़ है, लेकिन मैं हालिम लाला और भाभी को दिया हुआ वादा पूरा करना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो शादी की बात आगे वो ठहर ठहर कर बोल रहे थे, जबकि शाह साईं उन्हें बताना चाहते थे कि मुकद्दम शाह सवेरा इससे शादी करने से इनकार कर चुका है। वो तो हुरिया से शादी करना चाहता है और अपने पोते की जिद से वाकिफ थे, लेकिन अपने महरूम बेटे का वादा भी पूरा करना चाहते थे। हम इस बारे में घर के सब लोगों के सामने बात करेंगे। शाह साईं ने बात खत्म करने वाले अंदाज में कहा तो अहमद शाह बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल। ये था हमारा आज का